यह कहानी शुरू होती है एक क्रूर राक्षस से जो अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम किम जांग चोल है, एक साधारण ग्रेजुएट छात्र कोरिया में। खैर वो हुआ करता था, बस कल ही वो अचानक अपने पसंदीदा गेम का अंतिम बॉस और दानव राजा क्राटोस बन गया। बहुत ही घिसा-पिटा क्लिशे है ना। जांग चोल ने फिर गेम पैलेडिन ऑफ ब्लड के बारे में समझाना शुरू किया। उसके अनुसार इस गेम का उद्देश्य था एक प्राचीन नायक को जगाना जो गहरी नींद में सोया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। इस वक्त हम दर्शकों को ये बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी उसके सामने और भी बड़ी समस्याएं थीं। कुछ सेकंड बाद एक आदमी महल में दाखिल हुआ और उसे लॉर्ड क्रेटोस कहकर संबोधित किया। ये दानव ज़ेफोस था जो लेवल 15 का एक सहायक था। उसने बताया कि युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राक्षसी जीव बाहर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनमें से एक खास तौर पर बहुत उत्साहित था। लेवल 534 का दानव औरत, जिसे द प्रिंस हु ड्रिंक्स ब्लड कहा जाता था, वो आज के आक्रमण से अपनी भूखमरी खत्म करने की योजना बना चुका था। दूसरी थी कोल्ड मोनार्क सीरी, लेवल 531, जो उस दर्द को साझा करती थी कि उसे एक बंजर भूमि में जन्म लेना पड़ा और अपनी ही जाति को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो एक स्थायी विरासत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। फिर थे आर्च ड्यूक ऑफ फॉगहार्क, लेवल 555, और ब्लैक बोल्डर टायरेंट बेल, लेवल 539। ये सभी राक्षस युद्ध के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंततः हमारे नायक ने पूरी सेना को संबोधित किया। डीमन आर्मी, ध्यान दो। चारों कमांडर गर्व से खड़े हो गए। मैं क्राटोस आदेश देता हूँ कि सभी राक्षस अब से। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा जैसे ही उसने बोलना शुरू किया। चारों खूनी राक्षस और अधिक अधीर हो गए, अपने राजा के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। तभी लॉर्ड क्रेटोस ने पूरी दृढ़ता और भयावह रूप से आदेश दिया, युद्ध बंद करो और UHM अब से खेती शुरू करो। सब दंग रह गए और जाहिर है वे पूरी तरह पागल हो गए उग्र प्रतिक्रियाओं के साथ। लॉर्ड क्रेटोस को कोई पछतावा नहीं हुआ और वो बस चिल्लाते रहे, लेकिन जांग चोल के दिमाग में वे सब बेहद डरावने लग रहे थे। F4 के मुंह खुले के खुले रह गए। शायद वे हमारे नायक के भयानक चेहरे से डर गए थे, लेकिन असली बात ये थी कि हमारे नायक को इस गेम में युद्ध छेड़ने के परिणामों का पूरा एहसास था। दूसरी ओर कहीं और कोई व्यक्ति किसी चीज से बाहर आता दिखा। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि खिलाड़ी अपनी 20वीं प्लेथ्रू में था। अचानक एक रोशनी उस व्यक्ति पर चमकी। वो था लेवल 9990 का खिलाड़ी एजिड किमची, जिसे क्राटोस अपनी मृत्यु का कारण मानता था, और मुझे शक हो रहा था कि वो शायद कोई ड्रेस पहने हुए था। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं कि हमारे नायक की असली जिंदगी क्या थी, इससे पहले कि वो इस गेम में फंस गया। अपनी असली जिंदगी में किम जांग चोल एक ग्रेजुएट छात्र था जो खेती की पढ़ाई कर रहा था और एक बहुत ही अमीर किसान बनने का सपना देखता था। उसके अनुसार वो एक जीनियस था, इसलिए उसने अपना कोर्स बहुत जल्दी टॉप कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसके प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की और उसे अपने लिए एक थीसिस लिखने के लिए कहा, इस बहाने कि इससे जांग चोल को बहुत फायदा होगा। एक और प्रोफेसर ने उसे अपने प्रोजेक्ट में मदद करने को कहा और एक और व्यक्ति ने उसे खेत जोतने का आदेश दे दिया। धीरे धीरे जांग चोल नंबर 1 गुलाम बन चुका था। जब थकान हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी जिंदगी पर सवाल उठाया, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ और प्रोफेसर लोग सारा क्रेडिट ले जा रहे हैं। वो गुस्से में चिल्लाया, मैं इन सबको मार डालना चाहता हूँ। उसका डोपामिन खत्म हो चुका था और वो पागल हो रहा था। डोपामिन बूस्ट पाने का उसके पास बस एक ही तरीका था, गेम खेलना। लेकिन वो कोई भी साधारण गेम नहीं था, बल्कि एक बेहद मुश्किल और कठिन गेम था जिसमें लेवल बढ़ाना आसान नहीं था। कोई भी खिलाड़ी इसे 19वीं बार क्लियर नहीं कर पाया था। वो उपलब्धि की भावना इतनी बुरी तरह महसूस करना चाहता था कि उसने बिना सोए लगातार ये गेम खेला। पहली बार, फिर दूसरी बार और फिर लगातार 10वीं बार तक। अंततः वो पहला व्यक्ति बन गया जिसने पैलेडिन ऑफ ब्लड को 19वीं बार क्लियर किया। वो खुश था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गया, लेकिन उसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि 20वीं प्लेथ्रू बिल्कुल नर्क जैसी कठिन होगी। उसे पहले लेवल अप करना था, फिर इसे ट्राई करना था। वो पागल हो रहा था, बार बार कह रहा था कि वो लेवल अप करेगा और वो सबसे ताकतवर है। उसका किरदार लेवल 9990 तक पहुंच चुका था और उसके पास गीगाचाद उपकरण थे। अगर देखा जाए तो मैक्स लेवल 99,999 था, इसलिए उसने अब और लेवल बढ़ाने का विचार छोड़ दिया। उसे इस मुकाम तक पहुंचने में कई साल लग गए थे। अब वो अपनी 20वीं प्लेथ्रू शुरू करने वाला था। जैसे ही उसने बटन दबाया, स्क्रीन अचानक चमक उठी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी आत्मा स्क्रीन के अंदर समा रही थी। फिर वो टीवी में प्रवेश कर गई और आसमान में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसकी आत्मा बेहद तेज गति से यात्रा कर रही थी। वो अपना शरीर हिला नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसने खुद को शांत रहने और अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए कहा। उसने नोट किया कि वो इस वक्त नीले रंग का है, यानी ये उसकी आत्मा है। उसने अंदाजा लगाया कि जब वो गिरेगा तो शायद मरेगा नहीं। तभी उसने टावर ऑफ लाइफ देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह पैलेडिन ऑफ ब्लड गेम में प्रवेश कर चुका है। फिर उसने टूम ऑफ द पैलेडिन देखा और बेहद उत्साहित हो गया कि वो अपने चरित्र एजिड किमची के शरीर में प्रवेश करने वाला था, जो लगभग मैक्स लेवल पर था। उसने सोचा कि अब उसकी अजेय और असीम शक्ति वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही उसने अपने किरदार को सोते हुए देखा, कुछ बदल गया। उसका किरदार एक गठीला सुनहरे बालों वाला आदमी था, जो मैजिकल गर्ल की पोशाक
पोशाक पहने हुए था और उसके हाथ में एक हार्ट शेप्ड वॉन्ड थी जिसमें पंख लगे हुए थे। अब जब उसने इसे देख लिया तो उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं बनना चाहता था। तभी उसकी आत्मा दूसरी दिशा में चली गई। उसे नहीं पता था कि अब वो कहाँ जा रहा है। फिर उसने डीमन लॉर्ड को सिंहासन पर बैठे देखा। वो यह नहीं चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसने डीमन लॉर्ड क्राटोस के शरीर को अपना लिया। उसने गुस्से में कहा, यह सब पागलपन है। उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने वहाँ एजेड किमची को देखकर वो बेवकूफी भरा विचार न किया होता तो वो सबसे ताकतवर किरदार बन चुका होता। उसे खुद पर बेवकूफी महसूस हो रही थी। तभी उसका सहायक ज़ीफुस दरबार के गलियारे में आया। उसने सुना कि कोई कह रहा था कि क्राटोस निश्चित रूप से कमजोर हो गया है। क्राटोस ने दरवाजे की तरफ देखा कि यह बात कौन कह रहा है। फिर उसने सुना कि कोई कह रहा है कि क्राटोस डर गया और उसने हमला रोक दिया। ये सभी जनरल थे। अशूरा ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर क्राटोस का सिर काट दें और फिर राजगद्दी की सत्ता आपस में बांट लें। उसने तर्क दिया कि क्राटोस ने भी पिछले डीमन लॉर्ड का सिर काटकर राजा की गद्दी हासिल की थी, लेकिन अगर क्राटोस कमजोर नहीं हुआ तो उनमें से दो को गंभीर चोटें आएंगी या फिर वे मर सकते हैं। सेरी ने अशूरा से कहा कि अगर वो ढाल बनने को तैयार है तो वे इसे आजमा सकते हैं। अशूरा गुस्से में आ गया और धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो सेरी को मार देगा। इस बीच बेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस भूख लगी थी। अशूरा ने बाकी जनरल्स को चुनौती दी कि अगर डीमन लॉर्ड कमजोर पड़ गया है तो वे क्या करेंगे। तीनों ने जवाब दिया कि अगर ये सच है तो वे उसे मार डालेंगे। फिर भी बाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस भूखा था। ज़ीफुस दरवाजे के बाहर था। उसने क्राटोस को रिपोर्ट दी कि उनकी सेना का मनोबल पूरी तरह गिर चुका है। उसने विस्तार से बताया कि सेना में कई लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और नरभक्षण कर रहे थे। कुछ लोग बिना बताए दानवों की भूमि छोड़कर चले गए। उसने यह भी बताया कि चारों महान राक्षसी जनरल बेहद गुस्से में हैं और उनका मानना है कि क्राटोस कमजोर हो चुका है। वे मिलकर उसका सिर काटने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर क्राटोस कांप गया। उसे पता था कि अगर चारों ने मिलकर हमला किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। संक्षेप में अगर वो कमजोर दिखेगा तो उसकी मौत तय थी। तभी उसने एजेड किमची के बारे में सोचा। चूंकि उसने उसके शरीर को हासिल नहीं किया तो क्या वो अभी भी लाश के रूप में पड़ा था। ये सोचकर उसे महसूस हुआ कि इंसानों की दुनिया पर आक्रमण करना बेहतर होता। फिर ज़ेफोस ने जनरल एजिया द्वारा भेजी गई एक वीडियो क्लिप दिखाई। ये टूम ऑफ द पैलेडिन का दृश्य था जिसमें एजेड किमची दानवों को मार रहा था। वीडियो में एक दानव डर से कांप रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। उसने जोर से चीख मारी जब एजेड किमची ने उसकी आंखें निकाल दी। क्राटोस ने देखा कि एजेड किमची किसी पागल हत्यारे की तरह खेल रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसानों पर हमला करना बिल्कुल बेकार होगा। उसने तय किया कि वो इस स्थान को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो वो कमजोर दिखे और चारों महान जनरल उसे मार डालें, या फिर वो इंसानों की दुनिया में घुसे और एजेड किमची उसकी आंखें निकालकर उसे मौत के घाट उतार दे। क्राटोस रोने वाला था। उसने शिकायत की कि उसे इस दुनिया में क्यों लाया गया। उसने दावा किया कि यहाँ उसे खुशी नहीं मिल सकती, बस मरने के अलग अलग रास्ते थे। अब उसके पास बस एक ही उपाय था, खाद्य संकट को हल करना और दानवों को शांत करना। ज़ीफुस ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। क्राटोस ने पहले कहा माफ करना, फिर जवाब दिया मैं कुछ जमीनें देखने जा रहा हूँ, खेती के लिए। ज़ीफुस को माफ करना सुनकर झटका लगा। क्राटोस ने उससे पूछा कि क्या गलत हुआ। ज़ीफुस ने जवाब दिया कि क्राटोस एक आत्ममुग्ध अहंकारी व्यक्ति है जिसके पास बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है, इसलिए उसके मुंह से माफ करना सुनना बेहद डरावना और घिनौना था। उसने क्राटोस से कहा कि वो दोबारा ऐसा न करे। अंदर ही अंदर क्राटोस सोच रहा था कि ज़ीफुस को अचानक क्या हो गया। क्या वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था? उसे नहीं पता था कि ज़ेफोस किसी खास तरह का किरदार निभा रहा था या नहीं। ज़ेफोस केवल एक बार डीमन लॉर्ड के खिलाफ युद्ध से पहले दिखाई दिया था, वो भी बिना किसी विशेष भूमिका के। लेकिन यही कारण था कि वह उस समय काफी लोकप्रिय किरदार बन गया था। उसकी प्रसिद्ध पंक्ति थी, ओ महान पैलेडिन, डीमन लॉर्ड अब और लड़ना नहीं चाहता, कृपया वापस चले जाइए। इसके बाद एजेड किमची ने उस पर हमला कर दिया। तब ज़ेफोस की आखिरी पंक्ति थी, डीमन लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर निकला। इसी कारण खिलाड़ियों को लगा कि वो या तो डीमन लॉर्ड के प्रति बहुत वफादार था या फिर वो उसे सच में सम्मान देता था। अब ज़ेफोस ने क्राटोस से कहा कि उसकी इस बार की गलती अभूतपूर्व थी। उसने पहले कभी किसी ऐसे डीमन लॉर्ड को नहीं देखा था जिसने अपनी सेना का इतना अधिक विश्वास खो दिया हो। क्राटोस को ज़ेफोस बहुत ज्यादा परेशान करने वाला लग रहा था। फिर ज़ेफोस ने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, आप राक्षसों की भूमि में खेती करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता था कि आपकी याददाश्त कबूतरों जितनी कमजोर है। क्राटोस ने उसे याद दिलाया कि वो डीमन लॉर्ड है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन ज़ेफोस अपनी बात जारी रखता रहा। क्राटातेस ने सोचा कि आखिर वो डर क्यों नहीं रहा। तभी ज़ेफोस ने उसे बताया कि पिछले डीमन लॉर्ड्स और यहाँ तक कि खुद क्रेटोस ने भी पहले उस भूमि में खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के कठोर और चरम तापमान के कारण कुछ भी नहीं उगा था। क्रेटोस ने माना कि यह मृत भूमि है, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी वर्तमान क्षमताओं से यह भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। असल में क्राटोस को खेती से नफरत थी, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी। जब क्राटोस ने जमीन खोदना शुरू किया तो ज़ेफोस पूरी तरह से भ्रमित था। सबसे मजेदार बात ये थी कि क्राटोस ने मिट्टी खा ली। ज़ेफोस ने टिप्पणी की, ये डीमन लॉर्ड तो अजीब है जो भिखारी बनकर मिट्टी खा रहा है। फिर उसने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। क्राटोस ने गुस्से
में कहा, लिखना बंद कर। लेकिन ज़ेफोस ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। डीमन लॉर्ड के इतिहास को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसने नोट किया कि डीमन लॉर्ड की याददाश्त अब निश्चित रूप से पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्राटोस उसे सच में एक सिरदर्द मानने लगा। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं है और उसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। हालांकि ये वायुमंडल में 78% मौजूद है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु ठोस त्रिअणु बंधन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं, जो इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए लगभग असंभव बना देता है। इसीलिए मानवता ने रासायनिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस विकसित की, जिससे खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। लेकिन इस भूमि पर इस तकनीक का उपयोग करना असंभव था क्योंकि खेती के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। फिर क्राटोस ने प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के बारे में सोचा, बिजली का उपयोग। बिजली के उच्च वोल्टेज से नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होकर नाइट्राइट बनता है, जो फिर बारिश के पानी के साथ मिलकर मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। डीमन लॉर्ड क्राटोस की मुख्य तकनीक थी ब्लडी स्ट्राइक। उसने अपना हाथ खरोंचा जिससे खून बहने लगा। यह तकनीक बिजली और नमी दोनों को एक साथ उत्पन्न करती थी। यह तकनीक खास तौर पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बनाई गई थी। क्रेटोस ने ज़ेफोस से कहा कि वो पीछे हट जाए। उसने अपना हाथ खरोंचा। ये बहुत दर्दनाक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले पागल डीमन लॉर्ड्स ने ये तकनीक हर बार इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल की थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा था। चारों महान राक्षसी जनरल्स, वे सभी उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। वे सोच रहे थे कि वो कमजोर हो चुका है। क्राटोस यह देखकर चौंक गया। ज़ेफोस ने तुरंत कहा, आप 100% कमजोर हो चुके हैं। यह सुनकर क्रेटोस को लगा कि ज़ेफोस वास्तव में एक हत्यारा है जो उसे उकसाकर मार डालने की योजना बना रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा, ये तो मरने से बेहतर है। उसने अपना हाथ और जोर से खरोंचा और खून से ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग किया। लेकिन जब उसने ये चाल चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ खून बह रहा था और दर्द असहनीय हो गया था। उसी समय चारों महान राक्षसी जनरल्स उसके पास आ गए। उन्होंने पूछा, क्या आप बीमार हैं? इन लोगों ने तो अपनी खूनी आभा मर्डरस ऑरा तक नहीं छोड़ी। इस बीच एजेड किमची विशाल भूमि को देख रहा था। उसे अपने पिछले जीवन की कुछ हल्की यादें थीं। उसने अपना जीवन 10 से अधिक बार जिया था और अब वो कहीं जा रहा था। वो वहाँ किसी समन्स ड्यूटी के कारण पहुंचा था, लेकिन अब वो आह्वान गायब हो चुका था। अब समन ऑफ ड्यूटी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, अब मैं किस लिए जी रहा हूँ? वह खुद को बुरा महसूस कर रहा था और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। वापस अपने एमसी पर चारों राक्षसी जनरल्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी शिकार को घूरते हैं। अशूरा ने क्राटोस को राक्षसों के नियम की याद दिलाई, जो सबसे ताकतवर होता है वही डीमन लॉर्ड होता है। भीतर से क्राटोस को वे सभी डरावने लग रहे थे, खासकर जब उसे ये पता था कि इनमें से हर एक बेहद ताकतवर है। वो इस समय कोई भी स्किल नहीं चला सकता था। उसने सोचा, क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा खतरनाक दिख रहा था। अशूरा को लगा कि क्राटोस के शरीर से भारी दबाव, इमेंस प्रेशर निकल रहा है। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन अशूरा को लगा कि क्राटोस इतनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है कि उसका शरीर कांपने लगा है। लेकिन अशूरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने क्राटोस से पूछा, क्या तुम इस हालत में हमें हरा सकते हो? लेकिन जब उसने अपने पीछे देखा तो बाकी के 3 जनरल्स पहले ही पेड़ के पीछे छिप चुके थे। अशूरा अवाक रह गया। इनको धोखा देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उनकी योजना थी कि पहले देखेंगे कि लड़ाई कैसे चलती है और अगर मौका मिला तो वे भी शामिल हो जाएंगे। अशूरा को पसीना आने लगा। उसने मन में उन्हें नीच कमीने कहा, लेकिन वे राक्षस हैं तो निश्चित रूप से वे दुष्ट होंगे ही। इस बीच ज़ेफोस ने घोषणा की, राक्षसों की प्राचीन परंपरा के अनुसार सभी लड़ाइयां मौत तक लड़ी जाती हैं। यहाँ हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो लड़ाई शुरू करने का संकेत देने ही वाला था कि अशूरा चिल्लाया, रुको। क्रेटोस यकीन नहीं कर पा रहा था कि ज़ेफोस ने इतनी जल्दी लड़ाई की व्यवस्था कर दी। अशूरा ने खुद से कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए। मैं ये लड़ाई जीत सकता हूँ क्योंकि डीमन लॉर्ड कमजोर हो चुका है। इस बीच क्रेटोस अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अब मैं क्या करूँ? हाल ही में उसने अपनी ताकत की परीक्षा ली थी। डीमन लॉर्ड को बहुत ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि वो इतना ताकतवर नहीं है। मैं मजबूत हूँ, लेकिन इतनी ताकत नहीं कि घमंड कर सकूं। अशूरा ने क्राटोस पर हमला किया। क्राटोस ने ये मूवमेंट खेल गेम में पहले भी देखा था। ये या तो थ्रस्ट होगा या स्लैश। उसे यकीन था कि वो इस हमले को नहीं टाल पाएगा, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद एक तरफ हिल गया। वो हैरान रह गया, मैंने इसे कैसे चकमा दिया? फिर उसने देखा कि अशूरा का बायां पैर बाहर की ओर झुका हुआ था, तो इसका मतलब है कि अगला हमला थ्रस्ट होगा। फिर उसे एहसास हुआ, ये तो बिल्कुल वही मूवमेंट है जो खेल में था। अशूरा ने गुस्से में जीभ चटकाई। हारोक ने सर्जी से पूछा, तुमने देखा जब क्राटोस ने हमला चकमा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उसने इसे इस तरह व्याख्या की, क्राटोस अभी काउंटर अटैक करने वाला है और अशूरा का हाथ फाड़ देगा। सर्जी ने सवाल किया, तो फिर क्राटोस ने ऐसा किया क्यों नहीं? उसने सुझाव दिया कि उन्हें अभी और इंतजार करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। अशूरा ने फिर से हमला किया, लेकिन क्राटोस ने उसे फिर चकमा दे दिया। अब क्राटोस पूरी तरह भ्रमित था। आखिर हो क्या रहा है? उसने एक
और चीज नोट की, अशूरा की हर एक चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी खेल में थी। जब उसने अशूरा से पहली बार खेल में मुलाकात की थी तो वो पूरी तरह चौंक गया था। अशूरा तेज था, वो धोखे से वार करता था और असामान्य गति से हमला करता था। उसके पास हमलों की एक विशाल श्रृंखला थी, लेकिन जब क्रेटोस ने उससे पहली बार युद्ध किया था तो वो उससे 1 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार हार गया। 128वीं बार प्रयास करने के बाद वो पहली बार उसे हरा सका, लेकिन उसके बाद के 19 प्लेथ्रूज में उसने अशूरा को पूरी तरह मूर्ख बना दिया था। वो बिना एक भी वार खाए उसे हरा सकता था। अब अशूरा ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्रेटोस को पूरा भरोसा हो चुका था, अब अशूरा का कोई भी हमला मुझ पर नहीं लगने वाला। अन्य जनरलों ने उसकी आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति देखी और वे सभी कांप उठे। अशूरा लगातार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन क्रेटोस ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। जनरल ने देखा कि क्रेटोस इसका आनंद ले रहा है। वह अशूरा की कमजोरी पर हंस रहा था और खुद को आनंदित कर रहा था। अशूरा को गुस्सा आ गया, जबकि क्रेटोस को राहत महसूस हुई। हालांकि वो बचाव कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि वो उसे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। वो जिस दुनिया में है वो उसी नियमों का पालन करती है जो खेल में लागू होते हैं। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने इस दुनिया का मूल नियम समझ लिया है। जब उसने स्क्रीन देखी तो उसने सोचा कि ये वही संदेशवाहक है जिसे वो अक्सर वेबटून्स में देखता है। स्क्रीन ने दिखाया कि उसने उच्च स्तर की एकाग्रता के साथ दुश्मन के हमलों को चकमा देने में सफलता हासिल कर ली है। इनाम के रूप में गेम सिस्टम का एक हिस्सा जो प्लेबल कैरेक्टर्स द्वारा उपयोग किया जाता है अनलॉक हो गया। टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक हो गया। क्राटोस ने देखा कि आरात के सिर पर एक क्रॉस हेयर दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये वही टारगेटिंग है जो विशेष कौशल का उपयोग करने के लिए होती है। उसे इसका मतलब समझ में आ गया। उसने अपने हाथ को फिर से खरोंचा और ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग किया। इससे एक ऊर्जा गोला बना जिसने बिजली छोड़ी और एरोट को जोरदार झटका दिया। अन्य जनरल चौंक गए। स्क्रीन पर ये देखने वाले राक्षसों ने क्राटोस के लिए जोर जोर से जयकारे लगाए। अशूरा के सारे कपड़े जल चुके थे और अब वो घुटनों के बल बैठा था। धूल से भरी खांसी करते हुए वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्रेटोस को आश्चर्य हुआ कि ब्लडी स्ट्राइक से सीधी मृत्यु होने के बावजूद अशूरा अभी भी जीवित था। यह देखकर वो सतर्क हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अशूरा जल्दी ही अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेगा। उसने एक और बिजली का हमला किया। उसने यह बार बार किया, इतनी बार कि अन्य जनरल डर से कांप उठे। वे उससे भयभीत हो गए थे, क्योंकि वह अशूरा पर लगातार हमले कर रहा था, इतने भयानक रूप से कि अशूरा मर नहीं रहा था, लेकिन असहनीय पीड़ा झेल रहा था। जबकि वास्तविकता में क्रेटोस उलझन में था कि वो क्या करे, क्योंकि अशूरा मर ही नहीं रहा था। सिस्टम ने क्रेटोस को सूचित किया कि उसने अशूरा के सारे कपड़े फाड़ दिए हैं और अब वो पूरी तरह नग्न है। क्रेटोस इस अजीबोगरीब संदेश से हैरान रह गया, मानो सिस्टम उसे कोई विकृत आदमी समझ रहा हो। उसे सूचित किया गया कि एक नया सिस्टम अनलॉक हो गया है। इन्वेंट्री का आर्मर रिमूवल अनलॉक हो गया। इसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वहाँ कुछ अच्छी कवच आर्मर उपलब्ध है। उसने जांचा और पाया कि वहाँ केवल एक ही कवच था जो वो खुद पहन रहा था। उसे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो अभी के लिए उपयोगी हो सकता था। अब उसने पहले अशूरा से छुटकारा पाने का फैसला किया। हालांकि वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। अशूरा की रिकवरी क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए क्राटोस को उम्मीद थी कि वो निश्चित रूप से कुछ समय बाद फिर से उठ खड़ा होगा। तभी उसने कुछ सोचा, चूंकि अशूरा अभी तक मरा नहीं है तो वो अभी भी उसे टारगेट कर सकता है और बार बार ब्लडी स्ट्राइक्स दाग सकता है। इस तरह वो जमीन में ढेर सारा नाइट्रोजन भर सकता है। उसने खुद को सबसे चतुर व्यक्ति कहा। फिर उसने अन्य 3 जनरल्स को देखा और उम्मीद की कि वे उससे डर रहे होंगे, लेकिन वो इसे परखना चाहता था। उसने सर्जी को बुलाया और आदेश दिया कि वो अशूरा को कसकर बांध दे। सर्जी ने इसे इस तरह समझा कि वो उसे एक नग्न आदमी को कसकर बांधने के लिए कह रहा है, ताकि उसे और अशूरा दोनों को अपमानित किया जा सके। अशूरा को एक क्रॉस से बांध दिया गया। ये था पहला चरण, एक लाइटनिंग रॉड की तैयारी। अशूरा अभी भी बेहोश था जब उसे वहां लटकाया गया। कुछ मिनटों बाद वो जागा और घोषणा की कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने क्राटोस से कहा कि वो कमजोर हो गया है, क्योंकि वो उसे ब्लडी स्ट्राइक से मार नहीं पाया। अब उसने क्राटोस का सिर काटने का फैसला किया। दूसरा चरण था ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग करना, जिससे वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल सकता था। क्राटोस ने हार्क को आदेश दिया कि वो पूरे क्षेत्र को कोहरे से ढक दे। कोहरा इतना घना होना चाहिए कि पानी बहने लगे। हार्क को लगा कि क्रेटोस पूरे स्थान को गीला करना चाहता है, ताकि उसकी बिजली का प्रभाव और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाए। वो क्रेटोस की इस टॉर्चर की क्रिएटिव वे से प्रभावित था। उसने कहा कि उसने अभी कुछ नया सीखा है। यहाँ उसका तीसरा कदम था कोहरे को फैलाना और चौथा कदम था हमला करना और इसे दोहराना। वो बार बार ब्लडी स्ट्राइक करता रहा, यहाँ तक कि उसे खुद को भी चोट पहुँचने लगी। ज़िफोस ने इसे एक निश्चल चेहरे के साथ देखा, जबकि बाकी जनरल्स ये सब देखकर अभिभूत थे। अशूरा बार बार प्रहार झेल रहा था। क्राटोस खुश था, क्योंकि इस तरह वो जमीन में नाइट्रोजन भर सकता था। उसने सोचा कि इससे उसे एक शानदार फसल मिलेगी, और यह सोचकर वो और भी उत्साहित हो गया। उसने फिर से हमला किया और इस चक्र को सांझ तक दोहराता रहा। आखिरकार हमारे एमसी ने मिट्टी की जांच की और संतुष्ट हुआ। अब उसे बस इस प्रक्रिया को दोहराते हुए नाइट्रोजन भरते रहना
कहना था। उसका अगला लक्ष्य मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना था। ढीली, एक संयोजी संरचना वाली मिट्टी न तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है और न ही पानी को ठीक से निकालने देती है। खेती के लिए टुकड़ों में बंटी हुई दानेदार संरचना वाली मिट्टी आदर्श होती है, इसलिए अब उसे खाद तैयार करनी थी। उसने सभी को एक जरूरी काम करने का आदेश दिया। सब लोग मुझे लाकर दो। जनरल्स ये सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अशूरा को तड़पाकर और ग्रिल करने के बाद क्रेटोस अब चाहता था कि वे अशूरा को से ढंक दें। सभी ने उसे अविश्वसनीय रूप से क्रूर समझा। एक उजली धूप वाली सुबह एजिद किमची जंगल में घूम रहा था। तभी उसने किसी को मदद के लिए पुकारते सुना। वो झाड़ियों की ओर बढ़ा और उन्हें चेक किया। झाड़ियों के पीछे उसने दो आदमियों को देखा जो दावा कर रहे थे कि उन पर गोब्लिन्स के एक समूह ने हमला किया और उन्हें मदद की जरूरत थी। वे इस सहायता के बदले में मुआवजा देने को भी तैयार थे। अगर आप इन दोनों को पहचानते हैं तो आप वाकई गिगाचाद हैं। एजिड किमची के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जिसे देखकर वे दोनों आदमी डर गए। एजिड किमची ने उनसे कहा कि वो कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन दोनों ने उसे बेहद खतरनाक समझ लिया। उसने पूछा कि क्या उनकी टांगे चोटिल हैं। फिर उसने एक नोबल आदमी को अपने कंधे पर एक चावल के बोरे की तरह उठाया और दूसरे आदमी से कहा कि रास्ता दिखाए। जिस आदमी को वो उठा रहा था उसने उसकी ताकत की तारीफ की। फिर उसने खुद को राज आसहान बताया और जो उनके पीछे चल रहा था उसे डायोल फ्रंटेरा कहा। इन दोनों के नाम लॉयड और जावियर के संदर्भ में उल्टे रखे गए थे, जो कि गिगाचाद जोड़ी थी। राज ने पूछा, तुम कौन हो? एजिड किमची ने जवाब दिया, यही तो मुझे पता लगाना है। अगर आपने द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर नहीं पढ़ा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं इसे किसी दिन कवर करने की कोशिश करूंगा। कैसल में तीनों जनरल्स मुसीबत में दिख रहे थे। हार्क ने पूछा, हम बस ऐसे ही मल पूप कैसे ला सकते हैं? उसने ये भी पूछा, क्या हमें इसे खुद बनाना होगा? सेर्गी ने गुस्से में चिल्लाया, ये बहुत घिनौना और अजीब है। बाल ने शिकायत की कि उसने काफी समय से कुछ खाया नहीं, इसलिए वो मल नहीं कर सकता। वो जानता था कि सेर्गी भी मल नहीं कर सकती। सेर्गी ने गुस्से से कहा, मेरे मल की बात करना बंद करो। हार्क ने कहा, मान लो कि हम कर भी सकते हैं, तब भी मैं क्राटोस को अपना मल नहीं दूंगा। फिर उसने सुझाव दिया कि वे निचले दर्जे के राक्षसों को पीट पीट कर मल करवाएं। कुछ समय बाद एक डीमन विलेज में एक दानव ने उनसे भीख मांगते हुए कहा, कृपया ऐसा मत करो। बेचारा दानव रोते हुए कहने लगा, अगर तुम सब मुझे घूरते रहोगे तो मैं मल नहीं कर पाऊंगा। कृपया बाहर इंतजार करो। एक सैनिक ने जवाब दिया, पहले भी कई लोगों ने यही कहा, फिर भी वे मल नहीं कर पाए। हार्क ने गुस्से से पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है? उसने उस दानव से पुष्टि की, क्या तुम कितना भी जोर लगा लो फिर भी मल नहीं कर सकते? दानव ने दुखी होकर कहा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। हार्क ने उसका गला पकड़ लिया, अपनी शक्ति छोड़ दी और कहा, शानदार विचार के लिए धन्यवाद। फिर उसने उस दानव पर हमला कर दिया। दानव दर्द में चीख पड़ा, लेकिन तभी बी ने हार्क का हाथ पकड़ लिया। हार्क ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बी ने समझाया, अगर तुमने पेट भेद दिया तो दानव मर जाएगा, इसका मतलब है कोई मल नहीं। फिर उसने सुझाव दिया कि दानवों को ज्यादा खाना खिलाया जाए ताकि वे मल कर सकें। हार्क ने उस दानव को छोड़ दिया और बेल से कहा, तुम्हारे मुंह से ये सुनना बहुत स्मार्ट लगा। फिर उसने धमकी दी, शायद अगर मैं उन्हें बेल का मांस खिलाऊं तो वे मल करना शुरू कर देंगे। बेल लड़ने के लिए तैयार हो गया। दानव पूरी तरह से डर गया। तभी हार्क और बेल एक दूसरे से भिड़ने वाले थे, लेकिन तभी क्रेटोस ने जोर से चिल्लाया और ब्लडी स्ट्राइक किया, जिससे वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसने उन पर चिल्लाते हुए कहा, इंसान ही अकेले जानवर नहीं है जो मल कर सकते हैं। वो गुस्से में था और फिर उसने समझाया कि ऐसे मल का कोई फायदा नहीं है जिसमें पोषण मूल्य न हो। उसने कहा, हमें ऐसा मल ढूंढना होगा जो खाद बनाने के लिए उपयोगी हो। जेफोस ने पूछा, खाद क्या होती है? क्रेटोस ने समझाया, यह एक तत्व है जो मिट्टी को पोषक तत्व देता है। आमतौर पर खाद लकड़ी की राख, जंगली घास, मिट्टी, अंडों के छिलकों और मुर्गियों के मल से बनाई जाती है। लकड़ी की राख और जंगली घास के लिए वे उन खाली घरों का उपयोग कर सकते थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, लेकिन समस्या थी अंडों के छिलके और मुर्गियों के मल। फिर उसे कुछ याद आया। उसने जेफोस को अपने इलाके का नक्शा लाने का आदेश दिया। उसने उसे मेज पर फैलाया। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, ये नक्शा वही था जो उसने खेल में देखा था। इसका मतलब था कि वो उन्हें वहीं खोज सकता था। फिर उसने उस जगह का पता लगाया, डीमन सीगल्स का निवास स्थान। गेम में वे हर जगह भरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि सीगल्स इंसानों की जमीन से भारी मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित कर सकते हैं, फिर वहीं पर मल त्यागते और अंडे देते हैं। क्रेटोस ने सोचा कि ये एक परफेक्ट जगह है। जेफोस ने डीमन लॉर्ड से पूछा कि क्या वो डीमन सीगल्स के मल को इकट्ठा करने का इरादा रखता है। क्राटोस ने जवाब दिया कि जेफोस जल्दी समझ जाता है। जेफोस ने क्रेटोस को सूचित किया कि उस जगह को द क्लिफ फ्रॉम विच वन कैन नॉट रिटर्न कहा जाता है। वहाँ कोई स्थिर पकड़ नहीं है और अगर कोई गिरता है तो वो उग्र लहरों में फंस जाएगा। क्रेटोस ने जवाब दिया कि उसे इतना तो पता है, लेकिन इसकी असली वजह ये थी कि ये जगह खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित रूप से सुलभ नहीं थी, पर वो पूरी तरह आश्वस्त था कि वो इसे चढ़ सकता है। वे जगह पर पहुंचे। लहरें उग्र थीं और चारों ओर ऊंचे खंभे थे। जनरल्स को समझ नहीं आ रहा था कि डीमन लॉर्ड क्या सोच रहा था। पुराने समय से कई लोग उन सीगल्स का शिकार करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे सभी लहरों का शिकार बन गए। क्रेटोस ने कहा कि वो चोटी तक चढ़ेगा और नीचे एक थैला फेंकेगा जिसमें मल और अंडों के छिलके होंगे। उसने जनरल्स को हिदायत दी
कि वे इसे जरूर पकड़ें और अगर योजना सफल होती है तो सबको अच्छा भोजन मिलेगा। बाल चुप था। उसे वह डीमन याद आया जिसे हार्क ने गला घोंट दिया था और वे दूसरे कमजोर लोग जो सड़कों पर कुपोषण से पीड़ित थे। चढ़ाई की शुरुआत, लहरें बहुत ऊंची थीं। क्रेटोस को अपना 13वां प्ले थ्रू याद आया। उसने वहां पहुंचने के लिए हर तरीका आजमाया था, सैकड़ों बार मरा लेकिन अंततः सफल हुआ। क्राटोस कूदा। जनरल्स और जीफोस ने उसे देखा कराटाते हुए क्योंकि उसने पहले ये कर लिया था, लेकिन सच ये था कि उसने ये पहले ग्लिच का इस्तेमाल करके किया था। उसने चट्टान को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसमें एक गड्ढा बन गया। जनरल्स और जीफोस ये देखकर दंग रह गए। अचानक क्राटोस ने अपना इन्वेंट्री खोला और अपने सारे कपड़े उतार दिए। जनरल्स और जीफोस ये देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें क्राटोस के शरीर के कुछ हिस्से ही दिख रहे थे, बाल, बाइसेप्स और नितंबट। वे कांपते हुए अपनी हंसी रोक रहे थे। ये वाकई अप्रत्याशित दृश्य था। क्रेटोस ने खुद को चट्टान से धक्का दिया क्योंकि उसे अपने शरीर को घुमाना था। सर्गी ने शर्म से अपना चेहरा मोड़ लिया लेकिन फिर भी आंखों के कोने से उसे देखती रही। अब हमें पता चल गया कि सर्गी डीमन लॉर्ड के पी को लेकर उत्सुक है। रोल और इक्विप, स्पैमिंग। फिर क्राटोस ने अपने कपड़े वापस पहने और जनरल्स की ओर देखा, लेकिन अब उसका कुछ हिस्सा चट्टान के नीचे छिपा हुआ था जिससे उसका सिर और गर्दन ही दिख रहे थे। सर्गी ने अपना चेहरा घुमा लिया लेकिन आंखें वहीं टिकी रहीं। फिर क्राटोस ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए और लुढ़क गया। इससे फिर से उसका नितंब दिखने लगा। फिर उसने लुढ़क कर कपड़े पहने, फिर लुढ़का और कपड़े उतारे, फिर लुढ़का और कपड़े पहने, फिर लुढ़का और फिर से उतारे। हर बार जब वो लुढ़कता उसकी बट फिर से दिख जाती। अंततः जब तक वो लगभग शिखर पर नहीं पहुंच गया वो यही करता रहा। मजेदार बात ये थी कि उसकी बट आखिर तक झलकती रही। अंततः वो पूरी तरह कपड़े पहने हुए आत्मविश्वास से चोटी पर खड़ा था। गेम की दुनिया के नियम। एक दुनिया जहाँ गेम सिस्टम साझा किया जाता है, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और नक्शे की वो किनारी जहाँ पहुँचना असंभव माना जाता था। क्राटोस ने इन सारी बातों को जोड़कर अपने लिए एक रास्ता बना लिया। क्राटोस ने प्रयोग किया और उसे यकीन हो गया कि यह संभव है। बी ने डेमन लॉर्ड की मदद करने का फैसला किया क्योंकि डेमन लॉर्ड ने कहा था कि वो उन्हें खाना खिलाएगा। जेफोस चिंतित हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन बाल पहले ही उसकी ओर दौड़ चुका था। जेफोस की चीख ने क्राटोस का ध्यान आकर्षित किया। बाल कूद पड़ा ताकि वो अपने महामहिम का अनुसरण कर सके। क्राटोस को इस हरकत पर गुस्सा आया। बाल चट्टानों को पकड़ नहीं सका और गिरने लगा, लेकिन सौभाग्य से क्राटोस ने उसे पकड़ लिया। क्राटोस नग्न था, केवल उसका ऊपरी शरीर बोल्डर से बाहर था और वो बाल को पकड़ रहा था। उसे ग्लिच को ट्रिगर करने की जरूरत थी। उसकी बाजुओं की नसें उभर आईं क्योंकि बाल बहुत भारी था और ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ फट जाएगा। वो सोचने लगा कि वो इस आदमी को बचा क्यों रहा है जब बी 4 जनरलों में से एक है और उसके लिए खतरा है। उसने सोचा कि अगर ये आदमी मर जाता तो बेहतर होता। उसने बी से कहा कि उसे बचाने का कोई कारण नहीं है। क्रेटोस ने उसे देखा और एक पुरानी याददाश्त में खो गया जब उसका एक दोस्त मदद मांग रहा था। वह दोस्त रो रहा था क्योंकि प्रोफेसर उसे अपना निबंध सबमिट नहीं करने दे रहा था ताकि वह उसे अपने कार्य का गुलाम बना सके। उसका दोस्त गिड़गिड़ाया कि वो प्रोफेसर से कहे ताकि प्रोफेसर कम से कम उसके निबंध पर एक नजर डाल ले। उसके दोस्त का मानना था कि प्रोफेसर जांग चोल को पसंद करता है क्योंकि वो सबसे अच्छा है, इसलिए उसे लगा कि प्रोफेसर जांग चोल की बात सुनेंगे। वो लड़का एक जूनियर था जो हमेशा क्रेटोस के साथ रहता था क्योंकि वो नंबर 1 गुलाम था। क्रेटोस को लगा कि प्रोफेसर उसकी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो डर गया कि कहीं उसकी प्रतिष्ठा न गिर जाए और उसे नुकसान न हो। इसलिए उसने अपने दोस्त से कह दिया कि ये उसका मामला नहीं है और वो चला गया। लेकिन उसे लगा कि शायद वो उसकी मदद कर सकता था। अब वही स्थिति बाल के साथ थी। बाल ने क्रेटोस को पकड़ लिया। क्रेटोस सोचने लगा कि अगर उसने तब थोड़ा और प्रयास किया होता, अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती, अपनी सीमाओं तक जाके कोशिश की होती, तो शायद वो चेहरा जो उसकी यादों में उदास था मुस्कुराता। क्रेटोस ने जोर से चिल्लाया और जितनी ताकत थी उतनी लगा दी। उसकी हड्डियां तक चरमराने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और बाल को ऊपर फेंक दिया। बी जमीन से टकरा गया। क्रेटोस ने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ा। बी ने कहा कि महामहिम ने उसे बचाया, लेकिन इसकी कीमत खुद को चोटिल करना थी, जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बी ने पूछा क्यों? क्रेटोस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला क्योंकि यह विकल्प अपने साथियों को छोड़कर पछताने से कम दर्दनाक है। यह सुनकर बी कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्रेटोस के दिमाग में यह वही था जो उसे अपने जूनियर के लिए करना चाहिए था। उसे अफसोस था कि उसने जरूरतमंद की मदद नहीं की और ये पछतावा उसे इस नए संसार में भी सताता रहा। तभी एक नोटिफिकेशन विंडो प्रकट हुई। उसमें लिखा था कि क्रेटोस ने अभी तक पूरी तरह से डेमन किंग के शरीर के साथ तालमेल नहीं बैठाया है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके परिणाम स्वरूप उसने 4 जनरलों में से एक बाल की सच्ची कृतज्ञता अर्जित की। इस उपलब्धि के सम्मान में एक नया सिस्टम स्थापित हुआ जिसमें सेना को संतोष और खुशी देने से उसे बड़े पैमाने पर पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्रेटोस ने इस बड़े पैमाने के बारे में सोचा और सिस्टम ने उसे बताया कि हैप्पी पॉइंट HP जमा करने का सिस्टम खुल गया है। क्रेटोस ने सोचा कि यह किसी तरह की छूट देने वाला पॉइंट होगा जिससे वो आइसक्रीम खरीद सकेगा। सिस्टम इस बेवकूफी पर नाराज हो गया और चिल्लाया, किस तरह के गेम वर्ल्ड में आइसक्रीम बेची जाती है? हमारा लड़का सिस्टम के जवाब से डर गया क्योंकि सिस्टम उससे संवाद कर सकता था। सिस्टम
सिस्टम ने समझाया कि डेमन आर्मी के हर सैनिक को अगर भरपेट खाना मिलता है और वो खुश होता है तो क्रेटोस को एक हैप्पी पॉइंट मिलेगा। इन पॉइंट्स का उपयोग वो अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कर सकता है। अभी क्राटोस केवल डेमन लॉर्ड की कुल शक्ति का 20% ही इस्तेमाल कर सकता था। यही कारण था कि वो अपने अधीनस्थों के मुकाबले कमजोर था। सिस्टम ने उसे सभी 5 स्टैट्स बढ़ाने और डेमन लॉर्ड की पूरी 100% शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। क्राटोस ने इस फीचर को आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी स्टैमिना 10% बढ़ाने की कोशिश की। एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया जिसमें कहा गया कि स्टैमिना जोड़ 10% खरीदने के लिए उसे 50 हैप्पी पॉइंट्स चाहिए। ये उसके लिए महंगा था। सिस्टम ने ये भी बताया कि वो अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकता है। उसकी मौजूदा स्किल ब्लड स्ट्राइक केवल लेवल 1 पर थी और इसे लेवल अप करने के लिए 250 हैप्पी पॉइंट्स चाहिए थे। क्रेटोस समझ गया कि उसे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर वो अच्छे से खेती कर सके तो वो बहुत सारे एचपी इकट्ठे कर सकता है और इससे वो सुपर ताकतवर हो जाएगा और उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसे एक और चीज मिली, किसी का धन्यवाद। अपने शैतानी मुस्कान के साथ उसने सोचा कि ये एहसास वास्तव में अच्छा था, लेकिन बाल के दृष्टिकोण से उसे लगा कि डेमन लॉर्ड का चेहरा कह रहा है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे फाड़ कर रख देगा, क्योंकि अब वो क्राटोस का ऋणी था। बाल को लगा कि क्राटोस वास्तव में एक क्रूर डेमन लॉर्ड है। उसने उसे किसी दयालुता की वजह से नहीं बचाया। इसके बाद हमारा डेमन लॉर्ड एक विशाल अंडे का खोल लेकर आया और सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस अंडे के खोल में मल डालूंगा और इसे फेंक दूंगा, सुनिश्चित करना कि तुम इसे पकड़ लो। तीनों अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। डेमन लॉर्ड का अटैक शुरू हो गया। उसने सच में अंडे के खोल को मल से भरकर फेंक दिया। तीनों इतने स्तब्ध थे कि वे इसे चकमा नहीं दे पाए। ये तो मल की बारिश हो रही है। वे अब इसे और सहन नहीं कर सकते थे। इस बीच क्राटोस को लगा कि ये तो बस शुरुआत है। उसने उन्हें पूरी ताकत से खेती करने के लिए कहा। खाद बनाने का पहला चरण था सीगल मल, अंडे के खोल, जले हुए पेड़ की राख और खेत की मिट्टी तैयार करना। इसके बाद इन्हें पीसकर अच्छे से मिलाना था। क्रेटोस ने सर्जी को बुलाया और उसे इन्हें पीसकर मिश्रण तैयार करने का आदेश दिया। सर्जी को विश्वास नहीं हुआ कि डेमन लॉर्ड उससे ये सब करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके पास कई हाथ थे, ये काम उसके लिए परफेक्ट था। इससे सर्जी गुस्से में आ गई और चिल्लाई, मैं कोल्ड मोनार्क इससे कहीं ज्यादा की हकदार हूँ। उसने अपने हथियार निकाले और कहा, मेरे हाथ इस तरह की चीजें मिलाने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन फिर वो क्राटोस की तीव्र नजरों से मिली और उसने उसे बताया कि वो उसे एक आसान काम देगा। फिर उसने उस ओर इशारा किया जहाँ आसुरा खड़ा था, जिसका शरीर अब भी बिजली के प्रहार से निकलने वाले धुएं से घिरा था। वहाँ जाओ, बस चुपचाप खड़े रहो, आसान है न? तभी से ठंडी सम्राज्ञी को मल का मिक्सर बना दिया गया। कहा जाता है कि वो अब भी वही कर रही है। अंदर ही अंदर क्राटोस लगभग डर के मारे पेशाब कर बैठा। उसने सोचा कि ये सब बहुत ही गुस्सैल लोग हैं, इसलिए उसे कभी भी अपना पहरा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो स्वयं राक्षसों का स्वामी है और उसे हिम्मत और शक्ति के बल पर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद खाद बनाने की दूसरी प्रक्रिया शुरू हुई, पानी डालना। उसने हार्क को बुलाया और उसे हवा में धुंध भरने का आदेश दिया, लेकिन हार्क ने इस फैसले पर सवाल उठाया क्योंकि इससे दुर्गंध और भी असहनीय हो जाएगी। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तभी क्राटोस ने अपना गुप्त हथियार फिर से प्रकट किया। उसने आसुरा की ओर इशारा किया। कोई भी बिजली का चुंबक नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने तुरंत इधर उधर उड़ते हुए हवा में नमी फैला दी। क्राटोस ने फिर बाल से पूछा कि क्या नमी पर्याप्त थी। बाल ने जवाब दिया कि पानी में भीगने के बाद ये काफी नरम हो गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्राटोस ने कहा था। अंततः खाद बनाने की तीसरी प्रक्रिया शुरू हुई। खाद को किसी सूखी जगह पर रखना और उसे समुद्री पक्षियों के पंखों से बने कंबल से ढकना। लेकिन इसमें एक समस्या थी। क्राटोस जानता था कि इतनी मात्रा में खाद तैयार करना बहुत लंबा समय लेगा। इस विशाल भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसे पर्याप्त खाद चाहिए थी और इसके लिए उसे सभी राक्षसों को काम में लगाना होगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे कुछ बातें परेशान कर रही थीं, लेकिन चूंकि ये कार्य अब किया ही जाना था, वो राक्षसों के स्वामी की अपनी सत्ता का प्रयोग करेगा। उसी रात कहीं राक्षसों के साम्राज्य में एक लकड़ी का घर दिखा। उसके अंदर 2 राक्षस थे, जिनमें से एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेटी हुई राक्षसी एक लड़की थी जिसका नाम फ्लूट था। उसने अपने पिता को पुकारा और उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? आंखों में आंसू लिए उसने अपने पिता से कहा कि वे उसे ही खा लें। उसके पिता इस विचार से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो ऐसी बातें कभी न कहें, लेकिन बच्ची ने जवाब दिया कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तभी एक दृश्य सामने आया जिसमें एक विशाल राक्षसीकृत जीव एक छोटी लड़की को खाने वाला था। वो लड़की फ्लूट थी। उसने मदद के लिए चीख लगाई। जीव का जबड़ा उसे निगलने ही वाला था कि तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। फ्लूट के पास अपनी माँ को रोकने का समय भी नहीं था क्योंकि वो तुरंत ही निगली जा चुकी थी। वर्तमान समय में लौटते हैं। उसके पिता उससे कह रहे थे, अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरे पास जीने का क्या कारण बचेगा? तभी उन्होंने बाहर से कोई आवाज सुनी। ये क्राटोस और उसके साथी थे। फ्लूट के पिता ने जैसे ही राक्षसों के स्वामी को देखा, वे सदमे में आ गए और अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं कर सके। क्राटोस ने सोचा कि इस राक्षस में अभी भी इतनी ताकत है कि वो चिल्ला सकता है, इसलिए उसने अपने साथी को आदेश दिया कि उसे पकड़ लिया जाए। फ्लूट के पिता ने विरोध किया
दिया, क्योंकि अगर वो चला गया तो कोई उसकी बेटी की देखभाल नहीं करेगा और उच्च स्तरीय राक्षस उसे खा जाएंगे। फ्लूट अपने पिता को छोड़ने के लिए रोती रही, लेकिन राक्षसों के स्वामी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्राटोस ने जेफोस से पूछा कि अब तक कितने राक्षस इकट्ठे हुए हैं। जेफोस ने उत्तर दिया, अब हमारे पास 20 राक्षस हैं और हमें अभी भी 30 और की जरूरत है। घर से बाहर निकलने से पहले क्राटोस ने एक बार फिर फ्लूट की ओर देखा। वो अब भी रो रही थी। उसे लगा कि वह फिर से अपने पिता को खो देगी। खेल में फ्लूट को एक उग्र राक्षसी लड़की के रूप में दिखाया गया था और क्राटोस उसे नियंत्रित करते हुए जल्दी जल्दी बटन दबा रहा था। उसके चरित्र ने फ्लूट पर एक तेज प्रहार किया। खेल में मरने से पहले फ्लूट का वही चेहरा था जो वो अभी बना रही थी। ये देखकर क्राटोस को थोड़ा भावनात्मक महसूस हुआ, लेकिन चूंकि वो अब दानव स्वामी था, उसे कठोर रहना पड़ा। घर से निकलते ही उसने आदेश दिया कि राक्षसी जाति में अपने ही लोगों को खाने जैसी अवैध प्रथाएं अब तुरंत बंद होनी चाहिए। उसने जेफोस को शेष राक्षसों को इकट्ठा करने और सभी को खाद बनाने के काम में लगाने का आदेश दिया। अब जब मैं दानव स्वामी हूँ तो इस स्तर की तानाशाही ठीक है, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। कुछ दिनों बाद देखा गया कि सभी राक्षस खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने हथियारों से खाद को जोतना शुरू कर दिया। फ्लूट के पिता ने इस पर सवाल उठाया, हमने कुछ दिनों से बस अपनी ताकत ही बर्बाद की है। खेती करना कितना मूर्खतापूर्ण लगता है। तभी हमें पता चला कि उसका नाम डेक है। उसके एक साथी ने उसे चेतावनी दी कि वो ऐसे सवाल न पूछे, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन डेक अडिग रहा। उसे यकीन था कि वे वैसे भी मरने वाले हैं, चाहे ये भूमि उपजाऊ हो या न हो, क्योंकि उनके पास यहाँ उगाने के लिए कोई फसल ही नहीं थी। उसी समय क्राटोस प्रकट हुआ और बोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि हम क्या उगाएंगे? डेक को एहसास हुआ कि अब वो मुश्किल में पड़ चुका है। दानव स्वामी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। डेक को अंदाजा भी नहीं था कि क्राटोस पहले ही कुछ दिनों पहले इस समस्या का हल ढूंढ चुका था। जब उसे अपने कमांडरों द्वारा चुनौती दी गई थी, तभी उसकी नजर एक बैंगनी फूल पर पड़ी थी। उसे पता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे उगाया जा सकता था। फिर वो डेक को उस फूल के सामने ले गया। क्राटोस ने कहा, हम इस फूल की जड़ों को उगाएंगे। बाल और कुछ अन्य किसानों ने इसे पहले ही कई स्थानों से खोद निकाला है। डेक ने माफी मांगी और जवाब दिया, लेकिन इस फूल की जड़ें खाने से भीषण पेट दर्द होता है और ये हमें मार सकता है। दानव स्वामी ने फूल खींचा और कहा, यही हमारे पास है। इस पर किए जा रहे प्रयोग का नतीजा अब तक आ जाना चाहिए। डेक इस प्रयोग की बात सुनकर चौंक गया। तभी क्राटोस ने खुलासा किया, तुम्हारी बेटी को ये खाना चाहिए था। ये सुनते ही डेक का मनोबल टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। वो अपनी बेटी की ओर दौड़ा और चिल्लाया, नहीं। डेक ने दरवाजा जोर से बंद किया और फ्लूट को पुकारा। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ देखा वो ठिठक गया। फ्लूट अब अपना वजन वापस पा चुकी थी और खुशी खुशी उन जड़ों को खा रही थी। उसने कहा कि अब उसे खाना खाने में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। डेक कांपते हुए उससे पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है, और फ्लूट ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि जेफोस और बाल ने भी उसे कल खिलाया था और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तभी क्राटोस वहाँ आया और डेक से पूछा कि क्या अब वो उस पर विश्वास करता है। बहुत समय पहले एक निश्चित भूमि के इंसानों ने भी उस जहरीले पौधे को खाद्य बना लिया था। किसी तरह वे इसे सफलतापूर्वक उगाने में कामयाब रहे और अपनी भूख की समस्या हल कर ली। हमारे एमसी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने खुलासा किया कि ये पौधा अब आलू के नाम से जाना जाता है। फ्लूट ने क्राटोस का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे धन्यवाद दिया कि उसने एक तुच्छ दानव के प्रति दयालुता दिखाई। तभी सिस्टम स्क्रीन पर प्रकट हुआ और क्राटोस को बताया कि उसकी दानव सेना का एक हिस्सा खुशी से खाना खा रहा है। आखिरकार उसे अपना पहला हैप्पी पॉइंट मिला। कुल पॉइंट्स में अब जोड़ 1 जुड़ गया। क्राटोस को सिस्टम की ये सूचना उम्मीद नहीं थी। उसने फ्लूट की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी। फिर उसे एक पुरानी याद आई जब वो अभी भी गेम खेल रहा था। तब फ्लूट एक मासूम दानव थी जिसे जीवित रहने के लिए सबसे बुरे काम करने पड़ते थे, लेकिन ये सब अब बिल्कुल अलग लग रहा था। क्राटोस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एक दानव प्रभु होने के नाते उसे हमेशा गंभीर दिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराया, किसी ने उसे गलत समझ लिया। उसके अनुयायियों को लगा कि वो सिर्फ फ्लूट को मोटा कर रहा है ताकि बाद में उसे खा सके। वे उसे एक असली दुष्ट दानव प्रभु मान बैठे, लेकिन हकीकत में क्राटोस चाहता था कि वे उसे इसी रूप में देखें। हालांकि असली कहानी इससे कोसों दूर थी। इसके बाद हमें बताया गया कि दानव प्रभु के विशाल क्षेत्र में सबसे गहरी जगह को शावन डी अनोर कहा जाता है। यह क्षेत्र 5 भागों में बंटा हुआ है और इसका सबसे गहरा भाग यही है। यहाँ रात में हाड़ कंपाने वाली ठंड और दिन में झुलसाने वाली गर्मी होती है। ये जलवायु एंडीज हाईलैंड्स की याद दिलाती है। पुराने समय में एंडीज में रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, इसलिए वे जहरीले जंगली आलू खाने लगे। क्या वे सब मर गए? नहीं, इंसानों के पास एक अविश्वसनीय कौशल था। वे जहरीले खाद्य पदार्थों को खाने योग्य बनाने में सक्षम थे और अब वही गुण जूल, अब जिसे क्राटोस के नाम से जाना जाता है, के काम आ रहा था। इसके बाद हम डेक को देखते हैं जो दानव प्रभु को बताता है कि उन्होंने खेत में जड़ों को फैला दिया है। क्राटोस ने बाल को आदेश दिया कि वो इन जड़ों को कुचल दे। बाल तुरंत ऊंचा उछला और इतनी ताकत से कूदा कि जड़ें बुरी तरह चकनाचूर हो गईं। इतना ही नहीं, उसे पूरे दिन यही करते रहना था। क्राटोस ने योजना
योजना बनाई थी कि वे इन जड़ों को 5 रातों तक जमाएंगे, फिर दिन में उन्हें पिघलाकर बाल के मेटेओर स्टॉर्म से कुचलेंगे। इससे आलू के अंदर का जहर बाहर निकलकर भाप बन जाएगा। वे इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर उन्हें सुखाएंगे, फिर हल्का पकाकर सुरक्षित रूप से खाने योग्य बनाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने पर यह भोजन चूर्णों कहलाएगा। अब हम फिर से क्राटोस के पास आते हैं। उसने ज़ेफोस को खेती करने वाले दस्ते को इकट्ठा करने के लिए कहा, जो खाद तैयार कर रहे थे। उसने शैतानी मुस्कान के साथ घोषणा की, स्नैक टाइम हो गया है। क्राटोस को लगा कि दानव इस नए तरह के खाने का आनंद लेंगे। दानव कतार में लग गए क्योंकि भोजन परोसा जाने वाला था, लेकिन उसने सबको बताया कि हर किसी को केवल 2 ही मिलेंगे क्योंकि इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ज़ेफोस ने टिप्पणी की कि अभी भी बहुत सारे आलू बचे हुए हैं और पूछा कि क्या वे और अधिक नहीं बना सकते। क्राटोस ने जवाब दिया कि उसे संदेह है कि पर्याप्त मात्रा में आलू होंगे। अगर वे पूरी दानव सेना को खिलाना चाहते हैं तो ये काफी नहीं होगा। इसके बजाय वो इन बचे हुए आलूओं को फिर से बोने और 1000 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा था। कुछ मिनटों बाद चूर्णों बांटा जाने लगा, लेकिन खेती दस्ते के लोग इस नए भोजन को लेकर झिझक रहे थे, खासकर जब उनके कुछ रिश्तेदार इसी जहर के कारण मर चुके थे। डेक ने फिर से मोर्चा संभाला और उन्हें समझाया कि दानव प्रभु ने पहले ही इस भोजन को बदल दिया है और अब यह सुरक्षित है। इसी बीच एक अजीब हेयर स्टाइल वाला दानव डेरो को मूर्ख कहता है और सभी का ध्यान क्राटोस की ओर दिलाता है। वो कहता है कि ये चालाक दानव प्रभु इतनी आसानी से उन्हें खाना नहीं देगा। शायद वो चाहता है कि वे इसे खाकर मर जाएं। लेकिन डेरो बिना डरे चूर्णों को अपने मुंह में डालता है। सभी उसे चबाते हुए देखते हैं और फिर वो आराम से इसे निगल जाता है। डेक खुशी के आंसू बहाते हुए चिल्लाता है, दानव प्रभु की जय हो। जब खेती दस्ते ने देखा कि पहला दानव इसे खाकर ठीक है तो वे भी जल्दी से चूर्णों खाने लगे। फिर वे सभी फिर से क्राटोस के सामने लाइन में लग गए। डेक को इस पर गर्व महसूस हुआ कि दानव प्रभु ने उन्हें वास्तव में सुरक्षित भोजन दिया। इसी बीच अजीब हेयर स्टाइल वाला दानव जोर से नारा लगाने लगा। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और चिल्लाए, हाँ क्राटोस। हमारे एमसी को ये नारा पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि इसे बाद में बदलना ही पड़ेगा। इस बीच ज़ेफोस ने क्राटोस की ओर देखा और सोचा कि उनके डीमन लॉर्ड का ये चेहरा ऐसा लगता है मानो उन्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि वे इस बंजर भूमि पर खाद्य पदार्थ उगाने में सफल होंगे। उसने ये भी जोड़ा कि शायद क्राटोस वास्तव में भूख से होने वाली त्रासदी को समाप्त कर सकते हैं। तभी सिस्टम फिर से स्क्रीन पर प्रकट हुआ और बताया कि क्राटोस की दानव सेना का एक हिस्सा भोजन करके खुश महसूस कर रहा है। इस बार उन्हें 5 HP मिले क्योंकि उन्होंने अभी 50 खेती दस्ते के सदस्यों को भोजन कराया था। कुल HP अब 51 हो चुका था। हमारे MC को ये देखकर मजा आया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि ये अंक की एक अच्छी संख्या है जिससे वो खुद को थोड़ा और मजबूत बना सकता है, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाया कि सबसे पहले किस चीज को अपग्रेड करे। उसे कोई स्पष्ट विचार नहीं था, इसलिए उसने पहले और अधिक पॉइंट्स इकट्ठा करने के बारे में सोचा। वो बस खाद मिलाने वाले दस्ते और आलू इकट्ठा करने वाले दस्ते में श्रम शक्ति को बांटने के बारे में सोच ही रहा था कि ज़ेफोस ने खेती दस्ते का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बंदे ने पूरी बस्ती को ये बताने का विचार निकाला कि अब इस भूमि पर भी खाद्य पदार्थ उगाया जा सकता है। उन्होंने ये वादा किया कि जो भी दानव जंगली आलू खोदेंगे उन्हें खाने के वाउचर दिए जाएंगे, जिन्हें चूर्णों के बदले बदला जा सकता है। ये सुनकर खेती दस्ते ने खुशी मनाई, जबकि क्राटोस ज़ेफोस को ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा कि ये दानव जितना स्मार्ट दिखता है उतना ही चालाक भी है। हालांकि यह लड़का परेशान करने वाला है, लेकिन इसकी मदद सबसे ज्यादा काम आती है। इसके साथ ही गांव के दानवों ने पूरे मन से जंगली आलू खोदना शुरू कर दिया। इस बीच खाद मिलाने वाला सेरी और कृत्रिम बारिश पैदा करने वाला हार्क अपने नए काम कर रहे थे, और आखिरी में अशूरा था जो अभी भी बंधा हुआ था। क्राटोस बस उसकी फांसी की जगह बदल रहा था ताकि उसे एक सही जगह मिल सके। जैसे ही ये तय हो गया, क्राटोस ने इस अच्छे पुराने बिजली के झटकों को झेलने वाले बंदे पर बिजली गिरानी शुरू कर दी। हमारा MC सच में कड़ी मेहनत कर रहा था नाइट्रोजन बनाने में। उसने सोचा कि अब उनके पास पर्याप्त खाद है तो अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अब उन्हें पूरी भूमि में खाद समान रूप से फैलाने की जरूरत थी, लेकिन जमीन बहुत विशाल थी। खेती दस्ते के लिए, जो सिर्फ चूनों के कुछ गोले खाकर जिंदा थे, ये बहुत कठिन काम था। तभी अशूरा ने डीमन लॉर्ड का ध्यान खींचा और कहा, बस अब मुझे मार ही डालो। लेकिन हमारा लड़का क्राटोस बस उसे फिर से जब्त कर देता है। क्राटोस के दिमाग में वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारने वाला था जो भूखे रहने के बावजूद ठीक से काम कर सकता हो। अशूरा की पुनर्जनन क्षमता की वजह से ये फ्री नाइट्रोजन बेबी था। क्राटोस अभी भी अपने विस्तार के समाधान के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि क्या उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं बचा सिवाय मदद का इंतजार करने के। इससे पहले उसने ज़ेफोस को स्टार मास्टर्स से सैनिकों की मांग करने का आदेश दिया था। ज़ेफोस ने पत्र में लिखा, हम आदेश देते हैं कि तुम हमला करना बंद करो और खेती के लिए जितनी संभव हो सके उतनी सेना प्रदान करो। उन्होंने इस पत्र को पूरे स्टार क्षेत्र में भेजा, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया था। क्राटोस को यह अजीब लगा। उसने सोचा कि कहीं मैसेंजर भूख से मर तो नहीं गया इससे पहले कि वो संदेश पहुंचा पाता। अगर वे तुरंत खेती का विस्तार नहीं कर सके तो ये सच में एक बड़ी समस्या बन सकती है। यहाँ तक कि राक्षसों की भूमि में पहले तारे का क्षेत्र, जिसे मृतकों की चट्टान कहा जाता है, एक सेवक
सेवक अपने स्वामी के सामने घुटनों के बल झुका और उसे सूचित किया कि जासूसों के अनुसार डीमन लॉर्ड क्रेटोस वास्तव में खेती शुरू कर चुका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही खाने योग्य भोजन बना लिया है। इस क्षेत्र के स्वामी ने गहरी सांस ली और टिप्पणी की कि क्रेटोस ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे डरता है। यह इसलिए था क्योंकि यह आदमी तब और भी ताकतवर हो जाता है जब अधिक से अधिक राक्षस मरते हैं। उसने जोड़ा कि क्रेटोस ने युद्ध रोक दिया और राक्षसों की भूखमरी से मरने की संख्या कम कर दी ताकि उसे नियंत्रित रखा जा सके। ये बूढ़ा आदमी जो ज्यूस की तरह दिखता था, पहले तारे का स्वामी सरूल था। वो मृतकों का पिता के नाम से भी जाना जाता था। यह भी खुलासा हुआ कि इस सेवक ने उन सभी संदेशवाहकों को खत्म कर दिया था जो अन्य तारा क्षेत्रों में भेजे गए थे। सीधे शब्दों में कहें तो केवल वे ही इस खबर से अवगत थे। सरूल अपने विचारों में दृढ़ था, राक्षसों को भूख से मरना चाहिए, केवल तभी वे उसकी खुराक बनेंगे। उसने अपनी सेना के सामने घोषणा की कि वो क्रेटोस को मार डालेगा और डीमन लॉर्ड बन जाएगा। इसके बाद सरूल ने अपने सहायक फिमीर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। मैं चाहता हूँ कि तुम क्रेटोस द्वारा की गई हर खेती से जुड़ी चीज को नष्ट कर दो। यह एक युद्ध की घोषणा थी और फिमीर इसे लेकर बेहद उत्साहित था। बिजली की छड़ नंबर 1 पर वापस आते हैं वो ठंडी हवा के झोंके से कांप गया। तभी फिमीर प्रकट हुआ। उसने टिप्पणी की कि क्रेटोस बहुत ही निर्दयी है जिसने असुरा को एक जिंदा लाश बना दिया ताकि दूसरों को एक उदाहरण दिया जा सके। फिर फिमीर ने असुरा को आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके स्वामी सरूल को उसकी आक्रामकता पसंद है और वो क्रेटोस को मारने के बाद उसे अपना लेगा। इसके बाद फिमीर ने अपने व्यक्तिगत दस्ते को बुलाया जिसमें प्रेत रेत्स शामिल थे। वो जोर से चिल्लाया, इस बंजर भूमि को तबाह कर दो ताकि इसे फिर कभी उपयोग में न लिया जा सके। ये प्रेत एक पल भी बर्बाद किए बिना उत्साहित होकर तबाही मचाने में जुट गए। तभी उनमें से एक प्रेत को खाद मेन्यूर दिखाई दी जो जमीन पर पड़ी थी और फिमीर जो पूरी तरह से अज्ञानी था उसने आदेश दिया कि इस खाद को पूरे क्षेत्र में फैला दिया जाए। वो दिल खोलकर हंसते हुए बोला कि क्रेटोस शायद इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहेगा, इसलिए इसे पूरी तरह बिखेर दो। प्रेतों ने इसे इतनी अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दिया कि वहाँ खाद का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच अशूरा खाली निगाहों से बस इसे देखता रहा और गहरी सांस ली। उसे याद आया कि क्रेटोस ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि खाद को बारीक पीसकर मिट्टी में मिलाना जरूरी है और अभी वही समस्या फिमीर खुद हल कर रहा था बिना यह समझे कि वास्तव में क्या हो रहा है। अशूरा सोचने लगा, आखिर वे लोग यहाँ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन जब सूरज उगने ही वाला था, एक प्रेत ने टिप्पणी की कि ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन उनके बाकी साथी अभी भी पूरी मेहनत से खाद को मिट्टी में मिला रहे थे। एक आलसी प्रेत ने पूछा कि प्रेत संख्या 2718 आज इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जब आमतौर पर ये सबसे ज्यादा आलसी होता था। प्रेत 2718 ने स्वीकार किया कि वो आमतौर पर आलसी था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने तैयार किए गए खेतों की ओर देखा और कहा, जब मैंने हमारी मेहनत को देखा तो मुझे गर्व महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ उपयोगी किया हो। ये सुनकर आलसी प्रेत स्तब्ध रह गया। उसने अपनी जीभ क्लिक की और 2718 को मूर्ख कहा, लेकिन अचानक उसने भी खेत जोतना शुरू कर दिया। आज मैं भी मूर्ख बनना चाहता हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रेत भी अपने साथियों से प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। सूरज निकल आया और छिपने का समय न बचा। वे सब सूरज की रोशनी में जलकर मर गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने खुद को उत्पादक महसूस किया था। पूरे क्षेत्र में काम कर रहे सभी प्रेत अब खत्म हो चुके थे। सिर्फ फिमीर अकेला रह गया था जो रो रहा था। उसने गर्व से कहा कि उसने अपने प्रेतों को सम्मानजनक अंत दिया। अब वो सोच रहा था कि क्रेटोस इस मेहनत को देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। इस बीच भंडारण खलिहान स्टोरेज बान में जहाँ आलू पोटेटोज रखे थे, क्रेटोस गहरी सोच में था। उसने कहा कि खेत तैयार करने में जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लग गया। अब वो हजारों आलुओं को देख रहा था जो शांत अवस्था डॉर्मेंट स्टेट में थे। उसने जेफोस को समझाते हुए कहा, जब आलू शांत अवस्था में होते हैं तो वे अंकुरित नहीं होते। अगर हम अभी इन्हें बो दें तो कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति आराम से सो रहा हो और कोई अचानक उसके बाल खींचकर उसे जगा दे। ये आलू भी अचानक उखाड़े जाने के सदमे से अपनी जैविक घड़ी रोक चुके हैं। फिर क्रेटोस ने सोचा कि यदि वो इन्हें 2-3 हफ्ते तक 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे और फिर अचानक गर्म और अंधेरे स्थान में स्थानांतरित करे तो वे जल्दी अंकुरित हो सकते हैं। उसने ये भी सोचा कि सर्जी इन आलुओं पर अपनी शीत ऊर्जा डाल सकती है, लेकिन वो अभी बहुत गुस्से में थी। हारक भी विकल्प नहीं था क्योंकि अगर दोनों ने एक साथ हमला किया तो वो खुद को बचा नहीं पाएगा। फिर क्रेटोस ने खेती दल फार्मिंग स्क्वाड को आदेश दिया कि वे आलू के सामने व्यायाम करें जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाए, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा क्योंकि सभी जल्दी थक गए। अब क्रेटोस के पास फिर वही समस्या थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि उन्हें बस खेत पर जाना चाहिए और जो कुछ भी संभव हो वो करना चाहिए। उसने सोचा कि कम से कम मिट्टी में नाइट्रोजन डालने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मिनट बाद क्रेटोस ने पूरी तरह से जुताई की हुई मिट्टी और खाद को घूरते हुए देखा। वो बिल्कुल स्तब्ध था। मिट्टी पूरी तरह से मिल चुकी थी और बदबू पूरे क्षेत्र में भर चुकी थी, जिससे असुरा बेहोश हो गया और एमसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि पूरा खेत अब रोपण के लिए तैयार था। उसने सोचा कि ये किस तरह का चमत्कार था। ये मूर्ख जोर से
से हंसा जब उसने देखा कि क्राटोस हैरान था। उसने घोषणा की कि यह एक सफलता थी, लेकिन उसकी हंसी तब बाधित हुई जब उसने अपने पीछे बी की उपस्थिति महसूस की। बी ने उसे सहजता से उठाया और राक्षस स्वामी को दिखाया। उसने कहा कि फिमिर छिपा हुआ था। क्राटोस फिमिर को क्लिफ ऑफ द डेड के एक बॉस के रूप में जानता था। उसने सोचा कि क्या ये आदमी वहाँ समर्थन के रूप में आया था। क्राटोस ने सीधे पूछा कि फिमिर वहाँ क्या कर रहा था, जिससे राक्षस चौंक गया। वो हमारे नायक के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे एक घूंसा पड़ गया। ज़ेफोस ने राक्षस स्वामी से पूछा कि वो उसे क्यों मार रहा था। इससे पहले कि फिमिर को जवाब देने का मौका मिलता, क्राटोस ने उसे समझाया कि ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस को छिपा रहा था और किसी को पीटना ही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका है। फिमिर को राक्षस स्वामी से कुछ कम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी न कहने पर अड़ा रहा और तभी हजारों घूंसे उसके चेहरे पर पड़ने लगे। कुछ मिनट बाद हमारा लड़का पहले ही थक चुका था, जबकि फिमिर हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया जिसमें क्राटोस को एचपीएस के बदले अपनी स्टैट्स को अपग्रेड करने का विकल्प मिला। चूंकि उसके पास 51 हॉर्स पावर थे, उसने इसे अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया। हमारे लड़के ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो फिमिर को और ज्यादा पीट सके। एक और 1000 घूंसे पड़े। क्राटोस वास्तव में राक्षस राजा बनने के योग्य था। अंत में फिमिर ने कबूल कर लिया कि उसने क्या किया था और उन्हें मारने की योजना बनाई थी। अंततः उन्हें पता चला कि सरूल ने ही मदद के लिए भेजे गए अनुरोधों को रोक दिया था। क्राटोस को आखिरकार समझ में आया कि सरूल अधिक राक्षसों के भूख से मरने पर कैसे शक्तिशाली होता है। ज़ेफोस ने टिप्पणी की कि यह एक क्रांति का कार्य था। उसने क्राटोस को सलाह दी कि यह उसका मौका है। यदि वह सरूल को हटा देता है तो वे राक्षस जो अभियान के निलंबन के कारण शिकायत कर रहे थे, इसे एक चेतावनी के रूप में लेंगे। लेकिन क्राटोस के लिए भले ही वो ऐसा करे, राक्षस बस उसे परेशान करते रहेंगे। उसे उनके साथ निपटने के लिए एक निश्चित तरीका चाहिए। इसके अलावा ज़ेफोस ने खुलासा किया कि सरूल को हराना कठिन था। क्राटोस पहले ही जानता था कि सरूल अपने शरीर को भूत जैसा बना सकता है। यहाँ तक कि खेल में भी सरूल क्लिफ ऑफ द डेड में हर जगह था, जो पहले से ही एक जटिल मानचित्र था। इसलिए पूरा स्तर उसके साथ एक लुका छिपी के खेल जैसा था। लेकिन क्राटोस के पास पहले से ही एक समाधान था, ठीक उसी तरह जैसे उसने खेल में सरूल से निपटा था। अगर कीटों को मारना बहुत कठिन हो क्योंकि वे छिपते रहते हैं, तो आपको उन्हें उनके घोंसले से बाहर निकालना होगा। इस बीच हम देखते हैं कि फ्लूट ऊपर की ओर देख रही है क्योंकि वो असुरा के सामने खड़ी थी। यह आदमी सिर्फ उसकी उपस्थिति मात्र से ही गुस्से से भर उठा। फ्लूट ने शर्माते हुए बातचीत शुरू की। उसने अपना सिर झुकाया और असुरा के बलिदान के लिए धन्यवाद दिया। यह उसके कारण था कि अब उनके पास भोजन था और जैसा कि अपेक्षित था, एक अच्छे काम के लिए एक राक्षस का धन्यवाद करना उनके लिए एक गंभीर अपमान था। असुरा क्रोधित हो गया। उसने फ्लूट पर चिल्लाया, यह कहकर कि वो उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उसने यहाँ तक कि उसे मारने की कसम खा ली, जिससे फ्लूट डरकर भाग गई। गुस्से में असुरा ने घोषणा की, तुम बस इंतजार करो क्राटोस, जिस क्षण मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हें खोजूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसका यह क्षण तब बाधित हो गया जब उसने दूरी पर राक्षसों को गाते हुए सुना। उसे दूर से क्राटोस एक बैनर के साथ आता दिखा। जैसे ही चीजें स्पष्ट हुईं, बैनर पर लिखा था बधाई हो, दूसरा लाइटनिंग रॉड तैनात और उनके साथ फिमिर भी बंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे असुरा। ये लोग गा रहे थे जैसे वे अपने कार्यबल में एक नए सदस्य का स्वागत कर रहे हों। खेती दस्ते में धीरे धीरे और अधिक भर्तियां हो रही थीं। असुरा सोचने लगा कि दूसरा लाइटनिंग रॉड का क्या मतलब था। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसे लगा कि अब वो मुक्त हो जाएगा। मुझे अब पूरे दिन और रात एक घूमने वाले मुर्गे की तरह नहीं पकाया जाएगा, उसने सोचा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिमिर को बस उसके बगल में बांध दिया गया और किसी ने उसे खंभे से हटाने की जहमत नहीं उठाई। क्राटोस ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने ब्लड स्ट्राइक कौशल का उपयोग किया। असुरा पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्राटोस का मतलब था कि अब उनके पास 2 लाइटनिंग रॉड थे। ये लोग अंततः बस अपने भाग्य को स्वीकार कर गए। इसी दौरान सरूल अपने गोले से घटनाओं को देख रहा था। ये बॉस मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया क्योंकि उसका शीर्ष सहायक फिमिर आधिकारिक तौर पर नया रोस्टेरी चिकन बन चुका था। इस आधिकारिक रूप से एड फिकामीर अब नया रोटिसेरी चिकन बन चुका था। हमारा डीमन लॉर्ड लगातार वार कर रहा था। फिकामीर जोर से चिल्लाया जब उसे करंट लग रहा था। सराठोल ने फिकमीर के दर्द के लिए रोया जो वो झेल रहा था, लेकिन क्राटोस वार करता रहा। फिकामीर चिल्लाता रहा। इस बिंदु पर फिकमीर की आवाज दर्द में कराहने जैसी लग रही थी। ओह, अब उसे ये अच्छा लगने लगा था। जब सराथोल उन्हें देख रहा था, उसने चिल्लाकर कहा, रुको। क्राटोस ने फिर बगल में देखा। उसे वो रिकनेसेंस रेत दिखा जो गेम में होता है, एक पक्षी जो क्रिस्टल बॉल पकड़े होता है। ये पुष्टि करता है कि सराथोल बारीकी से निगरानी रख रहा है। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया कि सराथोल उसकी फसल बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसने तय किया कि वो उसे पूरी तरह पछताने पर मजबूर करेगा। अगले दिन फ्लूक खुदाई कर रही थी। अशूरा उसे देख रहा था। उसने उसके सख्त हाथ देखे। रोटिसरी चिकन ने फिर पूछा कि वो क्या कर रही है। फ्लूक ने जवाब दिया कि डीमन किंग, 4 हेवनली जनरल्स और बाकी सभी बड़े लोग खेती में मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी किसी तरह मदद करना चाहती है। अशूरा ने टिप्पणी की कि वो एक बेवकूफ नीच दर्जे की डीमन बच्ची है। उसने उसे बताया कि
उसके पास वाली जमीन तो पहले ही जोती जा चुकी है। उसने सुझाव दिया कि वो कुछ उपयोगी काम करे। ये सुनकर फ्लूक खुश हो गई। उसने फिकामीर को धन्यवाद दिया खेत जोतने और उनके लिए बिजली का झटका सहने के लिए। फिकामीर भावुक हो गया और उसे क्यूटी कहा। उसने कहा कि उसकी मेहनत अब सफल हो गई। अशूरा ने साइड में टिप्पणी की कि फिकामीर तो अब अपना दिमाग खो रहा है। अशूरा ने उनका मजाक उड़ाया कि वे उस बंजर भूमि में खेती की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि जो आलू वे उगा रहे हैं वो तो अंकुरित भी नहीं हो रहे। उसने कहा कि अगर वे आलू के भंडारण को गर्म रखें तो अंकुर जल्दी निकलेंगे। उसने चेताया कि सभी भूखे मरने वाले हैं। फ्लूक ने ये सुना और भाग गई। वो खुशी खुशी उछलती हुई जा रही थी। अशूरा को यकीन था कि नीच दर्जे का डीमन कुछ नहीं कर सकता। दोपहर को ज़ेफरोज को डीमन किंग की योजना को लेकर थोड़ी चिंता थी। उसे लगा कि सैरथॉल को उनके जाल के बारे में जरूर पता होगा। वो संदेह कर रहा था कि सैरथॉल फिकामीर को बचाने के लिए खुद आएगा या नहीं। क्रेटोस ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। क्रेटोस को उम्मीद थी कि सैरथॉल पहले अपने अधीनस्थों को भेजेगा और अगर वे चाहते हैं कि वो बेवकूफ खुद सामने आए तो उन्हें पहले उसके सारे अधीनस्थों को खत्म करना होगा। वे युद्ध के लिए तैयार थे। क्रेटोस ने आदेश दिया कि कोई नहीं बचना चाहिए। उसकी किसानों की सेना पहले से ही लाइटनिंग पोल नंबर 2 की रक्षा कर रही थी। रिकनेसेंस रेत उनके ऊपर उड़ रहा था। सैरथॉल ने क्रेटोस को मूर्ख कहा। उसने कहा कि ऐसे इंतजार करना और हमले के लिए तैयार रहना सुहुई के अधीनस्थों को बाहर नहीं लाएगा, भले ही उसे फिकामीर के लिए अफसोस हो। सैरथॉल केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, फसल को बर्बाद करना। उसने अपने क्रॉप रेट्स को भेजा और वे कहाँ प्रकट हुए? आलू के भंडार घर में। कई छिपकली जैसे भूत दिखाई दिए और वे सभी टूट पड़े। सैरथॉल ने आदेश दिया कि सभी आलुओं को कुचलकर नष्ट कर दो। क्रॉप रेट्स भंडारण शेड में घुसे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये क्रेटोस की योजना का हिस्सा था। क्रॉप रेट्स चौंक गए। हमारा लड़का ऊपर खड़ा था और उसने कहा, मुझे पता था कि क्रॉप रेट्स यहीं आएंगे। चालाक मुस्कान के साथ क्रेटोस ने सबका स्वागत किया उनकी कब्र में। क्रॉप रेट्स पूरी तरह घबरा गए। उसे पहली बार क्रॉप रेट्स का सामना याद आया, खालिस निराशा का अनुभव। वे सैरथॉल की दूसरी इलीट फोर्स हैं। समस्या ये है कि वे हमेशा झुंड में आते हैं और अगर वे किसी को छू ले तो वो तेजी से बूढ़ा हो जाता है। इसके अलावा वे खिलाड़ी की स्किल्स की नकल भी कर लेते हैं। पूरी तरह मुसीबत है। लेकिन क्रेटोस जानता था कि इन्हें मिटाने का तरीका है। उसने चिल्लाया, सबसे पहले कौन तला जाएगा? बस उन्हें लाइटनिंग बेस्ड आइटम से हमला करना था। क्रॉप रेट्स समझ गए कि ये जाल है और वे पीछे हट गए। लेकिन क्रेटोस ने कहा कि असली जाल तो अब शुरू होता है। क्रॉप रेट्स ने दरवाजे पर खून देखा, क्रेटोस का खून जो पिछली रात वहाँ पोता गया था। और अब क्रेटोस ने अपनी दूसरी शक्ति का इस्तेमाल किया। क्रेटोस ने जमीन पर प्रहार किया और बिजली निकली जो खून के रास्ते दरवाजे तक पहुंची और फिर हवा में बिजली गिरी। इस तकनीक को कहा जाता है वाइड एरिया ब्लडी स्ट्राइक। इस बिंदु पर क्रॉप रेट्स शुक्राणुओं जैसे दिखने लगे। उन पर बिजली गिरी और वे जोर से चीखने लगे। भले ही उनके पास फेफड़े नहीं थे, अब उन पर भौतिक हमले किए जा सकते थे। क्रेटोस ने चिल्लाया और फार्म गार्ड्स को तैनात किया। वे जो काफी समय से लड़ाई के लिए उत्सुक थे, अब अपने जबरदस्त हंसियों और कुदालों के साथ युद्ध में उतर गए। वे इतनी ऊर्जा से भरे थे कि क्रॉप रेट्स डर गए। फार्म गार्ड्स दिखने में मामूली हैं, लेकिन अंतिम मैप में ये सबसे ताकतवर यूनिट्स हैं। अब क्रेटोस को पूरा भरोसा था कि क्रॉप रेट्स उनके सामने कुछ नहीं है। क्रेटोस ने खुद को एक निर्दयी चतुर अल्फा डीमन किंग जैसा महसूस किया। उसे लगा कि वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसने देखा कि क्या कोई रेत बचा है जो फ्राइड नहीं हुआ। वो खुद उन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन तभी एक तेज चीख सुनाई दी। फ्लूक आलू के पहाड़ से बाहर निकली। क्रेटोस हैरान था उसे देखकर। एक क्रॉप रेत ने फ्लूक को निशाना बनाया। उसके पिता चिंतित हुए, लेकिन वे उसकी मदद के लिए नहीं दौड़ सके क्योंकि वे दुश्मनों से लड़ रहे थे। क्रेटोस को इन अनाड़ी लोगों से चिढ़ हुई, लेकिन उसने प्राथमिकता दी कि भाग रहे क्रॉप रेट्स को पहले खत्म किया जाए। हालांकि उसने कहा कि उसका ध्यान अब भी फ्लूक पर है। वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे करेगा जब ब्लडी स्ट्राइक इतनी दूर नहीं पहुंचती। उसने एक आलू उस रेत पर फेंका। उसे पता था कि फेंकने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हताश दिखा। आलू क्रॉप रेत के सिर से टकराया। रेत ने उसे हवा में पकड़ लिया। आलू ने एक पोकी बॉल की तरह काम किया और किलियन को सोखने लगा। गुलाबी हवा का भंवर आलू के चारों ओर बना। क्रेटोस हैरान था। फिर एक प्यारी सी पूफ आवाज आई। आत्मा आलू से बाहर निकली और आलूओं के पहाड़ की ओर उछली। जब वे सभी ध्यान भटका बैठे थे, तब दूसरे क्रॉप रेट्स भाग गए। हमारा लड़का नतीजे को देखते हुए चुपचाप खड़ा था। आलू अंकुरित हो गया। फिर उसे समझ में आया, विथ रेट्स उम्र तेज करते हैं। इसने आलूओं की रुकी हुई जैविक घड़ी को जगा दिया। क्रेटोस ने फ्लूक को उठा लिया। एक गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा, शाबाश बच्ची। फ्लूक कांप गई। क्रेटोस ने फार्म गार्ड्स को बुलाया। उसने कहा कि सैरथॉल को लुभाने की योजना अब छोड़ दे। अब से वे खुद हमला करेंगे। ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस बीच किसी की आंखें खुली। वो सोच रहा था कि वो कहाँ है। ये था लाइटनिंग पोल नंबर 1 अशूरा। उसने पूछा कि वो कौन है और जी रहा है तो क्यों जी रहा है। उसने खूबसूरत सूरज को देखा और उसका सामना करने के लिए आभारी हुआ। फिर उसके पेट ने गुड़गुड़ाया। उसे एहसास हुआ कि वो चाहे जैसी भी हालत में हो, उसे अब भी जीवन की भूख है। तभी उसका ध्यान फ्लूक की आवाज पर गया। फ्लूक ने बताया कि उसकी आलू वाली सलाह से सब कुछ ठीक हो गया और उसे ढेर सारे चुनो भी मिल गए। उसने बताया कि क्रेटोस ने बहुत सारे किसान सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इस बिंदु पर अशूरा कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो बस उन चुनों को देखने लगा जो फ्लूक पकड़े हुए थी। अशूरा खाने को देखकर पागल हो गया। फ्लूक जानती थी कि वो भूखा है, इसलिए उसने कुछ उसे देने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी
उसकी आंख में जा लगा। अशूरा जोर से कराह उठा और छोटी लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी। फ्लूक ने माफी मांगी और कहा कि वो एक बार और कोशिश करेगी। इस बार उसने 3 चुनो एक साथ फेंके ताकि अशूरा के पास पकड़ने का ज्यादा मौका हो, लेकिन केवल एक उसके मुंह में गया और बाकी 2 फिर उसकी आंखों में लगे। अशूरा रोते हुए चबाने लगा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। क्राटोस को सूचना मिली कि उसकी डीमन आर्मी का एक हिस्सा खुश है। उसे 1 पॉइंट मिला। उसका कुल HP अब 302 हो गया। क्राटोस हैरान हुआ क्योंकि पिछली बार के नए भर्ती हुए 300 डीमंस और वो बच्ची यानी 301 होने चाहिए थे। वो सोचने लगा कि वो एक और कौन है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जितने ज्यादा उतना अच्छा। उसे साराथॉल रेड के लिए बचाकर रखना होगा। उसने फार्म गार्ड्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने उन्हें उत्साहित किया एक समृद्ध फसल के लिए। कुछ घंटे बाद वे साराथॉल के क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। साराथॉल ने अपने सैनिकों को पुल काटने का आदेश दिया। रस्सी काट दी गई। उन रेड्स ने डीमंस का मजाक उड़ाया। अब क्या करोगे बिना पुल के? अचानक डीमन किंग ने उछालकर दूसरी ओर छलांग लगा दी। रेड्स घबरा गए, लेकिन फिर देखा कि छलांग अधूरी रही और क्राटोस अब गिर रहा था। रेड्स हंसने लगे कि वो कितना मूर्ख है। वो आया और ऐसे ही कूद गया, लेकिन फिर वे चौंक गए जब देखा कि क्राटोस की कुछ बॉडी दीवार में समा गई है। फिर से उसकी बट दिख रही थी। अल्टीमेट ग्लिच सक्रिय हो गया। रेड्स ब्लश करने लगे। क्राटोस मुड़ा, फिर से बट दिखी। हमारा लड़का धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो बार बार वही कर रहा था, डरावनी शक्ल बनाकर। कुछ और बैक एंड फोर्थ के बाद किंग ऊपर चढ़ गया। रेड्स ने शिकायत की कि ये कितना घिनौना है। क्राटोस ने ज़ेफरोस की ओर इशारा किया। ज़ेफरोस ने सिर हिलाया। क्राटोस फिर अंदर दौड़ा। उसके रणनीतिक प्लान के अनुसार फूड रेड्स को आलू से डर लगना चाहिए, लेकिन अगर वो अकेला और निहत्था अंदर जाता है तो वे उसे चारा समझकर उस पर टूट पड़ेंगे। सच में साराथॉल ने अपने फूड रेड्स को हमला करने का आदेश दे दिया, क्योंकि डीमन किंग अकेला था और उसके पास कोई कर्स्ड पोटैटोज नहीं थे। अगर वे उसे छू भी लें तो उनकी जीत तय थी। फूड रेड्स ने हमला किया। क्राटोस ने एक गुप्त तकनीक का प्रयोग किया, क्वांटम लीप मूव। ये ग्लिच टेक्निक थी और उसने इसे एक कूल नाम भी दिया था। फिर से उसकी बॉडी दीवार में समा गई और उसकी बट बाहर निकली। फिर वो गायब हो गया। रेड्स ने टिप्पणी की कि क्राटोस की हरकतें बहुत अजीब हैं। वे सोचने लगे कि वो दीवारों में कब से जा रहा है। तभी उन्होंने उसकी उपस्थिति ऊपर महसूस की। उन्होंने उसे पकड़ लिया और सोचा कि अगर वे उसे पकड़ लें तो जीत उनकी होगी, लेकिन डीमन लॉर्ड फिर गायब हो गया। ये क्राटोस की 19वीं बार थी, इसलिए उसने मैप का हर कोना देख लिया था और अगर वो उन सभी जगहों को जोड़ दे जहाँ गेम में दुश्मन आते थे तो वो बीच में खड़ा था और चारों ओर फूड रेड्स थे। उसने गहरी सांस ली। फूड रेड्स ने सोचा कि चाहे वो डीमन लॉर्ड हो, अब वो थक चुका है। क्रेटोस ने जवाब दिया कि वो उस वक्त डीमन लॉर्ड नहीं है, वो एक वेटरन प्लेयर है। ज़ेफरोस ने चिल्लाया, इसे अंकुरित करो। फार्म गार्ड्स आए और उन्होंने पोकीबॉल्स, मेरा मतलब आलू फेंके। आलू क्रॉप रेड्स से टकराए। क्राटोस ने उन्हें खेती करने का आदेश भी दिया। मैं आप लोगों को कुछ सेकंड दूंगा इस भव्य दृश्य को देखने के लिए और कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़ेफरोस को उनकी योजना पर शुरुआत में संदेह था, लेकिन अब उसे फिर से यकीन हो गया कि डीमन लॉर्ड्स एकदम सही थे। पहले क्रेटोस ने उसे बताया था कि जब क्रेटोस क्रॉप रेड्स को एक जगह ले आएगा, ज़ेफरोस फार्म गार्ड्स को लेकर नक्शे के अनुसार चलेगा। ज़ेफरोस ने अबैंडन एंशिएंट एक्वेडक्ट का नक्शा देखा। ये एक डेड एंड था और वहाँ शायद कुछ नहीं था। क्राटोस ने कहा कि वहाँ कुछ है, एक गुप्त रास्ता जिसे वो जानता था। जब वो फाइनल मैप पर पहुँचने से पहले हॉरिफाइंग क्लिफ ऑफ द डेड से बच निकला था तो उसने उस क्षेत्र की छानबीन की थी और पाया कि दीवार की बनावट थोड़ी अलग है। उसने उसे काटा और दीवार खुल गई। यही रास्ता उस जगह को जोड़ता था जहां उन्होंने सुलेल से पहली लड़ाई की थी, उस गुफा से। शुरुआत में उसे लगा कि वो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन फिर उसने पाया कि एरिया साफ करने के बाद वो अंदर जा सकता है और वहां उसे एलिक्सिर ऑफ मेटामॉर्फोसिस मिल सकता है। अगर वो असली दुनिया में भी है तो उसे तुरंत ले लो। एलिक्सिर ऑफ मेटामॉर्फोसिस अनगिनत मरे हुए मांस के ढेरों की संकुचित आत्मा है। इसे केवल एक बार ही खाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बताया नहीं गया था। फार्म गार्ड्स बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने अंकुर वाले आलू इकट्ठा किए। इसका मतलब है कि अब वे इन्हें बो सकते हैं। फ्लूक के पिता ने उसके बारे में और इस बारे में सोचा कि कैसे वे अब भरपेट खा और जी सकते हैं, लेकिन यह देखकर क्राटोस का चेहरा गंभीर हो गया। उसे एक पुरानी याद आई जब वो बहुत भूखा था और एक दादी ने उसे खाना खिलाया था। उन्होंने वादा किया था कि अगर वो थोड़ा और इंतजार करेगा तो उसे भरपेट डिनर मिलेगा। फिर अगली चीज जो यांकल को याद है वो एम्बुलेंस थी। क्राटोस ने एक खट्टी सी शक्ल बनाई और फिर कुछ ऐसा कहा जिससे फार्म गार्ड्स और खुश हो गए। जो भी हमें खाने से रोकने की कोशिश करेगा उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। तभी किसी ने डीमन किंग को पुकारा। वो बॉल था। उसने कहा कि साराथॉल ताकतवर है, इसलिए वो उसकी मदद करेगा। क्रेटोस ने बॉल से कहा कि वो सिर्फ आलू उठाए क्योंकि लड़ाई बॉस का काम है। फिर हम देखते हैं साराथोल को, जो ग्रेट हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट को बुला रहा है। वो प्रार्थना करता है कि वो शक्तिशाली ठंड के साथ और आत्माओं को बांधे और अधिक सैनिकों और शक्ति प्रदान करे। क्रेटोस अचानक वहाँ प्रकट होता है और साराथोल को पीछे से लात मारता है। साराथोल जमीन पर गिरता है, चौंकता है कि क्रेटोस वहाँ कैसे है। क्रेटोस कहता है कि अब ये उसका मामला नहीं है, अब समय है कीटों का सफाया करने का। साराथोल जमीन पर झुका हुआ होता है और क्रेटोस उसके सामने खड़ा होता है। साराथोल क्रेटोस को मूर्ख कहता है, ये सोचने के लिए कि वो अकेले साराथोल
सैराथोल को हरा सकता है। ये ज़्यूस जैसा दिखने वाला बंदा अब अपनी असली शक्ति प्रकट करता है, लेकिन इसके बजाय क्रेटोस घबराने के बजाय एक ब्लैंक एक्सप्रेशन दिखाता है, क्योंकि अंदर से क्रेटोस सोच रहा होता है, मैंने इसे 19 बार देखा है। असल में जब खिलाड़ी एज्ड किमची के रूप में सैराथोल का पीछा कर रहा था, जो लगातार खाइयों से भाग रहा था, तो उसने बार बार सैराथोल के सबऑर्डिनेट्स का सामना किया और अंत में लगभग सारे क्लिफ मॉब्स को खत्म कर दिया। फिर वो आदमी उस कमरे में भागता है जहाँ हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट रखा है। यह एक डरावना आर्टिफैक्ट है जिसे एक प्राचीन ड्रैगन ने अपनी जान देकर बनाया था। ये मृत आत्माओं को दुनिया में फंसा देता है। सैराथोल उस शक्ति का इस्तेमाल करके और फॉलोअर्स बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पैलेडिन पहुंच जाता है और अंतिम युद्ध शुरू होता है। सैराथोल अपनी असली शक्ति का उपयोग करता है, एक हवा का भंवर बनता है। वो क्राटोस की ताकत को स्वीकार करता है। भंवर धीरे धीरे एक आकृति में बदलता है। अब सैराथोल क्राटोस जैसा दिखता है। उसे पूरा यकीन है कि वो ये लड़ाई जीत जाएगा। क्रेटोस जानता है कि सैराथोल की स्किल अपने विरोधी के स्टैट्स को पूरी तरह से कॉपी करके उन्हें साकार रूप में लाना है। यही एंड गेम है। इस बिंदु पर सैराथोल के पास वही स्टैट्स हैं जो वर्तमान डीमन किंग क्राटोस के पास हैं, जो अभी उतना ताकतवर नहीं है। सैराथोल आगे बढ़ता है। क्रेटोस को नोटिफिकेशन मिलता है कि वो एचपी का इस्तेमाल करके अलग अलग स्टैट्स को अपग्रेड कर सकता है। क्रेटोस 10% जोड़ता है अपनी मौजूदा स्टैमिना में, जो 30% पर थी। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और मैजिक पावर सब 20% पर थे। क्रेटोस की एचपी 302 थी और उसने 50 एचपी खर्च किए डेक्सटेरिटी को 30% करने में। सैराथोल चौंक जाता है जब क्राटोस उसका हमला आसानी से चकमा देता है। फिर क्राटोस पूरे दम से उसे घूंसा मारता है। उसने फिजिकल स्ट्रेंथ को 20% से 30% तक बढ़ाने के लिए 50 पॉइंट्स और खर्च किए। क्राटोस ने सैराथोल के पंच का सामना किया। सैराथोल जोर से चिल्लाता है कि दर्द हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्राटोस को कुछ हुआ क्यों नहीं। क्राटोस कहता है कि खेती में दिमाग भी लगता है। अब सैराथोल गुस्से से भर जाता है। वो ब्लडी स्ट्राइक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटोस ने पहले ही मैजिक पावर को 30% तक अपग्रेड कर दिया था 50 पॉइंट्स खर्च करके। फिर उसने 50 पॉइंट्स में मेंटल स्ट्रेंथ को भी 30% तक अपग्रेड कर लिया। दोनों ने अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। सैराथोल चौंक गया क्योंकि क्राटोस की स्किल ज्यादा ताकतवर निकली और सैराथोल को बिजली लग गई। अब ये ज़्यूस जैसा दिखने वाला आदमी पिघलकर कीचड़ जैसा बन गया। क्रेटोस को नोटिफिकेशन मिला कि उसने एचपी का इस्तेमाल करके सभी स्टैट्स को एक टियर ऊपर कर लिया है। अब सभी 30% पर हैं। फिर उसे कुछ नोटिस हुआ, उसका ग्रोथ क्वेस्ट पूरा हो गया। इनाम के तौर पर एक नई स्किल अनलॉक हुई, समन फार्मर्स थ्रोन। अनलॉक करने का खर्च 100 एचपी। थ्रोन ऑफ द फार्मर किंग मजबूत खेती के औजारों से सुसज्जित है। गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस। हाँ, और ये सही समय पर आया क्योंकि क्राटोस को नया गियर चाहिए था। सैराथोल, जो अब कीचड़ बन चुका है, फिर भी बात कर सकता था। उसने क्राटोस को पुकारा और पूछा कि क्या उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। क्राटोस ने जवाब दिया नहीं। वो जानता था कि हर लड़ाई के दूसरे हाफ में हमेशा फेज 2 होता है। सैराथोल का रूप बदल गया। वो एक प्राचीन दुष्ट ड्रैगन बन गया। क्राटोस दंग रह गया। ये पागलपन जैसा लग रहा था। उसकी अटैक पावर और एचपी पूल कोई मजाक नहीं था। आखिरकार सैराथोल फाइनल एरिया का बॉस है, अंतिम बॉस से पहले का सबसे बड़ा खतरा। लेकिन क्राटोस को भरोसा था। तभी बॉल और फार्म गार्ड्स वहां पहुंचे। क्राटोस ने सैराथोल से कहा कि वो अभी अभी फाइनल बॉस जोन से आ रहा है। उसने चुनौती दी, अब क्या करेगा। सैराथोल जम गया। अब जब उसने रीइंफोर्समेंट्स को देखा तो घबरा गया और कहा, रुको, बात कर लेते हैं पहले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फार्म गार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया। वे सभी एक अच्छी फसल के लिए प्रेरित थे। उन्होंने सैराथोल पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी क्योंकि उसने उनकी खेती में दखल डाला था। सैराथोल ने माफी मांगी। क्रेटोस जानता था कि वो सैराथोल को अकेले आमने सामने की लड़ाई में हरा सकता है, लेकिन क्योंकि सैराथोल बोलता और हिलता है, क्राटोस को लगता है कि उसे अपने हाथों मारना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसने ये भी देखा कि हर कोई अभी बहुत भूखा है और ठीक से लड़ भी नहीं पा रहा। वे काफी देर से सैराथोल को पीट रहे थे, लेकिन वह मर ही नहीं रहा था। क्राटोस ने सोचा कि शायद अब उसे और कुशलता से मारा जाए। उसने समन फार्मर्स थ्रोन अनलॉक किया, जिससे उसकी एचपी सिर्फ 2 पॉइंट बची। समन फार्मर्स थ्रोन ने आकाश से एक हरी रोशनी की बीम निकाली। फिर वो सिंहासन धीरे धीरे नीचे आने लगा। जैसे ही वो जमीन के पास आया, वो पूरी रफ्तार से नीचे गिरा। क्राटोस चौंक गया क्योंकि वो सीधा सैराथोल पर गिरा। उसका प्रभाव इतना जोरदार था कि जमीन पर गड्ढा बन गया। फार्म गार्ड्स ने जश्न मनाया। एक डेमन बोला कि डीमन किंग ने सैराथोल को मारा नहीं, बल्कि उसका सिर कुचलकर उसे फिनिश किया, और ये ज्यादा बर्बर, क्रूर और डेमोनिक था। सभी ने क्राटोस की तारीफ की कि वो एक सच्चे विलन की तरह है। एक डेमन चिल्लाया कि यही तो डीमन किंग करता है और उनके जैसे बेकार लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने क्राटोस का नाम लेकर जयकार की। क्राटोस भी भीड़ के साथ चिल्लाया, उत्सव मनाओ। इस बीच वापस चलते हैं इन लाइटनिंग रॉड्स की ओर। फिकामीर ने कुछ नोटिस किया। चूंकि उसका बॉस हार गया था, फिकामीर को पता था कि अब उसके उठने का समय आ गया है। इस समय तक सारे खेत जोते जा चुके थे। लाइटनिंग रॉड नंबर 2 का मकसद पूरा हो चुका था। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने उसके लिए एक अम्ब्रेला भी जोड़ दिया था। इस रेड के साथ उनका मुख्य मिशन पूरा हो चुका था। पोटैटो स्प्राउट्स निकल आए थे और क्राटोस ने फसल को खतरे में डालने वाले सभी पेस्ट्स को हटा दिया
लिया था। इन सारी परेशानियों के हल के बाद हमारे लड़के ने चिल्लाकर कहा, अब आलू बोने का समय है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलते, पेडेस्टल पर रखे क्रिस्टल में हलचल हुई। क्रेटोस ने गौर किया। उसे सूचना मिली कि उसने क्लिफ ऑफ द डेड पर सेरेथोल को 20वीं बार हराने का मिशन पूरा कर लिया है। उसने सोचा कि क्या उसने गेम में अपनी 19वीं कोशिश से ही दोबारा शुरू किया था। सिस्टम ने बताया कि उसे एक हिडन इवेंट मिला है। हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट के भीतर बंद एक सील्ड ओरिजिन जाग गया है। हार्ट ऑफ आइस से भाप निकलने लगी और वो धीरे धीरे खुला। कटर उसके पास गई और चौंक गई। एक प्यारा सा नीला बेबी ड्रैगन बाहर निकला। हमारा लड़का उसे देखकर स्तब्ध रह गया। ड्रैगन ने उसे देखा और बोला, टी बोन। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ड्रैगन सोचने लगा कि क्या उसके सामने वाला जीव उसका डैडी है। क्राटोस ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। ड्रैगन को गुदगुदी महसूस हुई। ड्रैगन ने सोचा कि वो उसके एग से निकला है और चारों ओर अंधेरा था जिससे वो डर गया था। लेकिन उसे राहत मिली कि उसका डैडी उसे मिल गया। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि ड्रैगन ने क्राटोस का बदसूरत चेहरा देखा। क्राटोस ने भी कहा, कितना क्यूट है। ड्रैगन डर के मारे कांप गया। जब वे वहां से निकलने लगे तो फार्म गार्ड्स चिल्ला रहे थे कि इस बेबी ड्रैगन को खा लेते हैं। इससे ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए। क्राटोस ने उन्हें मूर्ख कहा और बताया कि पहले इसे पालना पड़ेगा ताकि इससे ज्यादा फायदा उठाया जा सके। ड्रैगन को अब लगने लगा कि जिसे वो डैडी समझ रहा है शायद वही उसे खा जाएगा। क्राटोस चलते चलते रुक गया। उसने कुछ महसूस किया। डीमंस उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने फार्म गार्ड्स को देखा तो सच्ची खुशी जताई। फ्लूक अपने डैडी की तरफ दौड़ी। वे अपने परिवारों से खुशी से मिले। बेबी ड्रैगन के गाल लाल हो गए जब उसने सभी की गर्मजोशी महसूस की। उसने ऊपर देखा अपने डैडी की तरफ और सोचा कि ये लोग डरावने नहीं हैं। लेकिन जब उसने अपने डैडी का चेहरा देखा उसने मन में कहा, अरे नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ये तो बहुत ही डरावने हैं। शाम के समय बेबी ड्रैगन कोने में कांप रहा था। उसने झांक कर देखा और डीमन किंग का डरावना चेहरा देखा। उसे लगा कि वे सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो बड़ा हो जाए। इस बीच डीमन किंग सोच में पड़ा था कि वो बेबी ड्रैगन को खिलाएगा कैसे। उसे पता चला कि बेबी ड्रैगन्स को रिफाइंड जेमस्टोन्स खाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ एक भी ज्वेल नहीं था, सिर्फ जंग लगे मेटल के ढेर थे। जेफोस आया और रिपोर्ट दी। उसने बताया कि जैसा कि वे सोच रहे थे, रिजेस बनाना मुश्किल हो रहा है। क्रॉप्स को सही तरीके से लगाने के लिए खेत की सीमाओं पर माउंटेड अर्थ या रिजेस बनानी होती हैं। इसके लिए शुद्ध मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन उनकी जमीन पत्थरों से भरी हुई है। फार्म गार्ड्स लगातार खुदाई कर रहे थे, लेकिन हर बार और ज्यादा पत्थर निकल आते। बेबी ड्रैगन को लगा कि जैसे उसे भी बाकी फार्म गार्ड्स की तरह काम में झोंक दिया गया है, लेकिन क्रेटोस तो बस उसे गोद में पकड़े हुए था। क्रेटोस सोच रहा था कि उनकी जमीन खेत नहीं, एक कोल माइन है। इस गति से काम करेंगे तो सिर्फ पत्थर हटाने में ही बहुत समय लग जाएगा, और अगर हर दिन इतनी मैन पावर लगेगी तो वे जल्दी ही वो सारे चूनों भी खत्म कर देंगे जो उन्होंने रिवॉर्ड्स के लिए इकट्ठा किए थे। चाहे दूसरे लॉर्ड से मदद मिले, समस्या हल नहीं होगी। क्रेटोस फिर से डरावना चेहरा बना रहा था। वो सोच रहा था, काश वो किसी कॉमिक का मेन कैरेक्टर होता जो कोई फेमिलियर बुला सकता। वो किसी वॉम्बेट के बारे में सोच रहा था जो पत्थर साफ कर सके। उसकी गोद में बैठे बेबी ड्रैगन ने उसका चेहरा देखा और फिर से कांपने लगा। क्रेटोस ने देखा कि फ्लूक मिट्टी खोद रही है और वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कर रही है। वो उसे देख रहा था और तब उसे एहसास हुआ कि उसे रोना बंद करना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, रेजर विंड्स। क्रेटोस का चेहरा पीला पड़ गया। एक विशाल टॉर्नाडो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। क्रेटोस को याद आया कि ये वास्ट वेस्टलैंड कभी भी रेजर विंड इवेंट्स उत्पन्न कर सकती है, और अगर कोई इसमें फंस जाए तो वो पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्रेटोस ने चिल्लाकर सबको कहा कि पत्थरों के पीछे छिप जाएं। सबको छाया देने वाली किसी चीज के पीछे झुककर बैठ गए। क्रेटोस भी दौड़ा, लेकिन रेजर विंड अभी दूर होते हुए भी उसका विंड प्रेशर बेहद जबरदस्त था। जो उसने गेम में महसूस किया था वो इससे कुछ भी नहीं था। ये एक नेचुरल डिजास्टर था, खेती के लिए सबसे बड़ा खतरा। लेकिन जब सब भाग रहे थे, फ्लूक तो रेजर विंड की ओर ही भाग रही थी। क्राटोस ने देखा, टर्न्स आउट फ्लूक जा रही थी अशूरा के पास। उसका डैड उसके पीछे दौड़ा। क्राटोस उस ब्राट से नाराज हुआ। क्राटोस ने बेबी ड्रैगन फ्लूक के फादर को पकड़ा दिया और कहा कि उसे बचाकर रखे, और जो भी उसका पीछा करे उसे वो मार डालेगा। बाल ने चिल्लाकर कहा कि उसे वहां मत जाओ, मर जाओगे। वो बहुत खतरनाक था। क्रेटोस जानता था, लेकिन वो अपना कीमती लाइटनिंग रॉड या लेबरर नहीं खो सकता था। खेती कोई आरामदायक या ध्यान लगाने वाला काम नहीं है कि बस बैठे बैठे सेब और नाशपाती तोड़ लें। फ्लूक ने पोल को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। अशूरा ने चिल्लाकर कहा कि वहां से हट जाओ। क्राटोस सोच रहा था कि खेती और जीना एक तरह से युद्ध लड़ने जैसा है। उसने चिल्लाकर बच्चे को कहा कि हट जाओ। क्राटोस ने पोल को लात मारी और वो टूट गया। अशूरा चिल्लाया जब वो गिरा और उसके चेहरे के बल जमीन पर गिरा। डीमन किंग के गाल पर कट लग गया। फ्लूक का पूरा शरीर कट गया, लेकिन वो नॉट खोलने की कोशिश करती रही। अशूरा ने कहा कि वो बाइंडिंग नॉट है जिसे 4 हेवनली किंग्स में से कोई भी नहीं खोल सकता। वो बोला कि वो कभी नहीं खोल पाएगी। उसने कहा कि बस वहां से हट जाओ। फ्लूक तब चौंक गई जब किसी ने उसे पकड़ लिया। क्राटोस ने पोल और फ्लूक दोनों को उठाया। बेबी ड्रैगन ने महसूस किया कि उसके डैडी की ताकत कितनी जबरदस्त है। क्राटोस खून से लथपथ था। उसने जोर से चिल्लाया और जितनी तेजी से भाग सकता था दौड़ पड़ा। बेबी ड्रैगन को क्रेटोस की हालत का अंदाजा था, फिर भी
वो हैरान था कि वो इतना आगे जा रहा है लोगों की मदद करने के लिए। रेजर विंड बेहद तेजी से पास आ रहा था। क्रेटोस दौड़ता रहा, वो पूरी तरह से खून से भीग गया था। एक समय वो गिर गया, उसने फ्लूक को कसकर पकड़ लिया। पुल भी उसके हाथ से छूट गया। बेबी ड्रैगन अपने डैडी की तरफ उड़कर आया। उसने क्राटोस को एक दयालु प्राणी की तरह देखा। वो पास आया, गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, टी-बोन। फिर उसने बहुत बड़ी मात्रा में आइसी विंड छोड़ी जो रेजर विंड से टकराई। क्रेटोस ने महसूस किया कि रेजर विंड की ताकत कम हो गई है। उसने अनुमान लगाया कि बेबी ड्रैगन ने कोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके अपवर्ड ड्राफ्ट्स को कमजोर कर दिया। इस बीच बेबी ड्रैगन लगातार ताकतवर हवा छोड़ता रहा। अब क्रेटोस ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। उसे लगा कि ये बेबी ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा है। रेजर विंड अब बहुत करीब था, लेकिन फिर 3 डिमंस उन्हें बचाने के लिए आए। फ्लूक का फादर क्रेटोस को उठाकर ले गया। जेफोस ने फ्लूक को और बाल ने अशुरा और बेबी ड्रैगन को उठाया। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग निकले। सभी का देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब कर। आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके भी हमारा समर्थन कर सकते हैं। हम फिर से किले में लौटते हैं। हम देखते हैं कि क्रेटोस बिस्तर पर लेटा हुआ है। तभी 2 लोग चलते हुए आते हैं। कोई और नहीं बल्कि सर्जी और हार्डॉक है। हार्डॉक कहता है कि जब तक डीमन लॉर्ड नीचे है वो उसका सिर काट देगा। सर्जी कहती है कि फिर वो बेल और अशुरा दोनों को खत्म कर देगी और उनमें से कोई एक नया डीमन लॉर्ड बनेगा। हार्डॉक कहता है कि तब तक वे दोनों एलाइज हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं और क्रेटोस को लेटा हुआ देखते हैं, वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं और दोनों हमला करने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी दोनों रुक जाते हैं क्योंकि क्रेटोस उनकी ओर देख रहा होता है, मुंह खुला हुआ। वे हैरान होते हैं कि वो उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यही उनका एकमात्र मौका है। फिर हम सुनते हैं कि बेल और अशुरा पूछते हैं कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि जब डीमन लॉर्ड सो रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वे उसकी सोती हुई शक्ल देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वही डीमन लॉर्ड है। बेल कहता है कि अगर उसे जगा दिया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हार्डॉक कहता है कि बेल का ऐसा बर्ताव समझ में आता है, लेकिन अशुरा ऐसा क्यों कर रहा है जब लॉर्ड अब सिर्फ खेती करना चाहता है। अशुरा कहता है कि वो उसकी जान का कर्जदार है और बस वही चुका रहा है। अगली बार वो उनकी तरफ होगा। हार्डॉक कहता है कि क्या उन्हें अभी तक समझ नहीं आया, सिर्फ आलू उगाने से ही उन्हें ढेरों समस्याएं हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद होंगी और वे सब भूख से मर जाएंगे। अशुरा कहता है कि ऐसा ही होता है और वो याद करता है कि फ्लूट कितनी मेहनत कर रही थी, उसके हाथ कितने छोटे हैं। वो कहता है कि भूखे न मरे, इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और अगर जान जोखिम में ही डालनी है तो वो लड़ाई करेगा, वही उसका असली काम है। हार्डॉक कहता है कि उसे पछताना पड़ेगा और बाले और असुरा को नीच मूर्ख कहता है। क्रेटोस जम्हाई लेने लगता है और बेल कहता है लगता है वो जाग रहा है। क्रेटोस पूछता है कि अशुरा उसके कमरे में क्यों है और अशुरा कहता है कि वो उसका पक्ष नहीं ले रहा, बस अपना कर्ज चुका रहा है। क्रेटोस पूछता है कि उसकी बिजली पकड़ने वाली छड़ी लाइटनिंग रॉड क्यों चल फिर रही है और बातें कर रही है जैसे सब नॉर्मल हो। अशुरा को तुरंत बिजली लगती है सिर्फ इसलिए कि उसने क्रेटोस की जान बचाई थी। बेचारा। जब बेल उसे उठाकर वापस ले जाता है, क्रेटोस कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है और सभी को मोबिलाइज करके मलबा साफ करने में लग जाना चाहिए। बाले कहता है कि पत्थर और मलबा साफ हो चुके हैं और जेफूस उन्हें एकत्र कर रहा है। क्रेटोस हैरान है। फिर हम देखते हैं कि ये सच है। जेफस सबको आदेश दे रहा है। क्रेटोस चिल्लाकर पूछता है कि सारे पत्थर कहाँ रखे हैं। जेफस उस तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि ड्रैगी उड़ रहा है। पता चलता है कि टी-बोन ही ड्रैगी का नाम है। टी-बोन असल में कुछ नहीं कर रहा सिवाय पत्थरों को उड़ते हुए खाने और चबाने के। वो कहता है कि पत्थर बहुत छोटे थे रेजर विंड को रोकने के लिए, इसलिए सब खा लिया ताकि जल्दी ग्रो कर सके। क्रेटोस उसे बुलाता है और टी-बोन उड़कर क्रेटोस के सीने से चिपक जाता है। क्रेटोस कहता है मेरा प्यारा बच्चा और कहता है कि भले ही रेजर विंड बार बार नहीं आते, लेकिन उन्हें बनने में समय लगता है। अगर टी-बोन आकाश से निगरानी रखे और सही समय पर ठंडी हवा छोड़े तो वे उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ बिना किसी वेदर फोरकास्ट के उनके पास कोई चारा नहीं है। खेत अब लगभग तैयार हैं। अब बारी है आलू संभालने की। जेफस कहता है कि उनके पास खाना कम हो रहा है, क्या उन्हें और चाहिए? लेकिन क्राटोस कहता है जरूरत नहीं है, क्योंकि खेती का पहला दुश्मन प्राकृतिक आपदा है और दूसरा खर्च। ये दीवारें हैं जिन्हें पार करना है। किले के अंदर सर्जी अपने कमरे में है। वो अपना हेलमेट उतारती है और एक लंबी सांस छोड़ती है। जैसे ही वो अपने बाल खोलती है, कहती है कि गंध अभी भी नहीं जा रही, जबकि कई दिनों से वो खेतों में नहीं गई है। तभी क्राटोस दरवाजा खटखटाता है, कहता है कि उसे उससे बात करनी है। वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं कहना। वो कहता है कि उसे मदद चाहिए, विनती करता है कि दरवाजा खोलो। वो कहती है कि वो कोई गलत फहमी नहीं चाहती। क्रेटोस कहता है कि एक दूसरे का चेहरा न
देखना ही गलत फहमियों की जड़ है। वो कहती है कि वापस जाओ, लेकिन वो कहता है कि वो अंदर आ रहा है। वो घूमती है और देखती है कि क्रेटोस सीधा दीवार के अंदर नग्न खड़ा है। उसने क्वांटम लीपिंग का इस्तेमाल करके अंदर प्रवेश किया है। वो पूछती है कि वो पागल है क्या और किसी महिला के कमरे में ऐसे कैसे घुस आया, वो भी नग्न। वो घुटनों पर बैठ जाता है। सर्जी हैरान हो जाती है। वो कहता है कि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। वो चुपचाप बैठती है और फिर शर्माने लगती है। क्रेटोस कहता है कि अगर खर्चा बचाने की बात है तो वो जितना चाहिए उतना घुटनों पर बैठेगा, बस उसे उसकी तेज और सटीक तलवार चाहिए। सर्जी बालों से खेलती है, शर्माते हुए कहती है कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो ठीक है, कम से कम वो उसकी बात सुनेगी। क्रेटोस पूछता है कि क्या वाकई इतना ही काफी था। कहता है कि ये बहुत रिडिकुलस है। और फिर हम देखते हैं कि वो आलूओं के पहाड़ के सामने खड़ी है। वो उससे कहता है कि उसे उनके टुकड़े करने हैं ताकि उन्हें बोया जा सके। वो यकीन नहीं कर पा रही कि उसने उसकी बात मान ली और कहती है कि उसे बेवकूफ बना दिया गया। क्रेटोस कहता है कि काम आसान है, जिन्हें 3 या उससे कम स्प्राउट्स हैं उन्हें मत काटो, लेकिन अगर 4 या ज्यादा हैं तो उन्हें बीच से काट दो, और ये भी ध्यान रहे कि दोनों हिस्सों में स्प्राउट्स बराबर बंटे हों। वो कहता है कि ये बहुत आसान है और वो उस पर एक आलू फेंकता है। वो कहती है कि उसने कभी हामी नहीं भरी थी, लेकिन क्रेटोस आलू सीधे उसकी तरफ फेंकता है। वो अपनी तलवार निकालती है और सारे आलू काट डालती है, एकदम वैसा ही जैसे क्रेटोस ने बताया था। क्रेटोस चौंक जाता है, कहता है कि ये मजाक नहीं है और पूछता है कि वो इतनी सटीकता से कैसे काट रही है। कहता है कि उसे पता था कि वही अकेली है जो यह कर सकती है। उसके शब्दों से पिघलती वो फिर शर्माती है और कहती है कि वो उसकी मीठी बातों में फिर से नहीं आने वाली, उसे झूठा और धोखेबाज कहती है। क्रेटोस उसकी ओर उछलता है, उसे डराता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है और क्रेटोस उसकी तलवार कपड़े से पोंछने लगता है। वो पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि उस पर आलू का रस लग गया है और उसे अच्छे से पोंछना जरूरी है, वरना बीमारी फैल सकती है। वो कहता है कि ये काम ईमानदारी और दिल से करना चाहिए। वो फिर से उससे पूछता है और कहता है कृपया, क्योंकि वही है जो ये काम कर सकती है, यानी कि आलू काटने का। वो फिर से शर्माती है और कहती है कि ठीक है, बस इस बार के लिए मदद करेगी। थोड़ा संडेर अंदाज में वो कहती है कि वो बिना उसके कुछ नहीं कर सकता। उसे सिली डीमन लॉर्ड कहती है। क्रेटोस कहता है कि वो उबलता पानी और कपड़ा लाने जा रहा है क्योंकि उन्हें सारी रात आलू काटने हैं। वो कहती है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है और फिर से आलू काटने लगती है। हार्डॉक ये सब ऊपर से देख रहा होता है। वो सर्जी को चिल्लाकर कहती है कि क्रेटोस हाथ पकड़ने की कोशिश न करे। क्रेटोस गाना गाने लगता है और हर बार जब वो आलू काटती है वो उसकी तलवार साफ करता है। हार्डॉक कहता है कि वो भी एक मूर्ख इन्फीरियर बन गई, सिर्फ कुछ तारीफों के बाद सेवा में जुट गई। वापस आशुरा पर जो अपने क्रॉस पर टंगा है, वो कहता है कि जीवन की परिभाषा क्या है और जीने का मतलब क्या है, और कहता है कि एक बिजली पकड़ने वाले के लिए जीने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि कष्ट भरी जिंदगी जीने लायक नहीं होती। फ्लूट उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसके लिए खाना लाया है और वो उसके साथ फेंकने वाला खेल खेलना चाहती है। वो उसे झिड़कता है, कहता है कि वो एक नीच डीमन है और अगर वो पास आई तो वो उसे खा जाएगा। वो एक फेंकती है जो उसके ठोड़ी पर लगती है और वो सिर हिलाने लगता है, कहता है कि उसे ठीक से फेंकना चाहिए वरना वो उसे मार डालेगा। हार्डॉक ये भी देख रहा होता है, कहता है कि वो पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब वो पूरी तरह बर्बाद है। क्रेटोस फिर चिल्लाता है, सभी फार्मर्स का ध्यान खींचता है और कहता है कि कटे हुए और सुखाए हुए सीड पोटेटोज अब तैयार हैं और वे अब उन्हें खेत में बो सकते हैं। हार्डॉक कहता है कि बेल तो शुरू से ही बेवकूफ था, उससे किसी को उम्मीद नहीं थी और यहाँ के सभी लोग औसत से नीचे हैं। जब किसान सर्जी की तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आलू काटे, वो कहती है चुप रहो, ये तुम लोगों के लिए नहीं किया था। हार्डॉक कहता है कि उसका चेहरा बहुत बेवकूफी भरा लग रहा है, ये एक जनरल का चेहरा नहीं है, और वो कहता है कि किसान सीड पोटेटोज के लिए रो रहे हैं और ये शर्म की बात है कि वे खुद को डीमन कहते हैं। वो कहता है कि यहाँ हर कोई बेवकूफ है और वो माइनस डीमन काइंड की बुद्धि माइनस लॉर्ड की गद्दी हथियाएगा। क्रेटोस कहता है कि सब खेती करते हुए ध्यान से सुनो, जल्दी ही आलू के स्प्राउट्स मिट्टी से बाहर निकलेंगे, तब उन्हें थिनिंग करना होगा। बेल कहता है कि वह कटाई में अच्छा है, पूछता है कि उसे क्या करना है। क्रेटोस उसे चुप रहने को कहता है। फिर वो समझाता है कि हर सीड पोटेटो में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5-6 स्प्राउट्स हो सकते हैं। वो सबसे एक सवाल पूछता है, ज्यादा स्प्राउट्स अच्छे हैं या कम? एक किसान कहता है कि ज्यादा बेहतर है। क्रेटोस कहता है गलत, कम स्प्राउट्स बेहतर हैं। हार्डॉक सोचता है कि वे ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हें दया आती है। कुछ किसान पूछते हैं कि ज्यादा स्प्राउट्स क्यों गलत है, क्योंकि ज्यादा तो बेहतर होता है। उन्हें लगता है कि क्रेटोस गलत कह रहा है। हार्डॉक उन्हें इन्फीरियर मोरॉन्स कहता है और कहता है कि थोड़ा सोचो, अगर बहुत ज्यादा स्प्राउट्स होंगे तो वे एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स चुरा लेंगे, जिससे असली आलू जिसे खाना है उसे कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। क्रेटोस ने ये सुनकर पलटकर देखा और थोड़ा चौंका। उसने पूछा कि उसे सही जवाब कैसे पता चला, क्या उसने पहले कभी खेती की है? हार्डॉक ने कहा कि क्या वाकई उन्हें इतनी बेसिक चीज सीखने की जरूरत है? अंकुर और आलू खुद पोषक तत्व साझा करते हैं, ये तो साफ है। क्रेटोस ने पूछा कि कितने अंकुर आदर्श माने जाएंगे और हार्डॉक ने कहा कि 2 सबसे उपयुक्त हैं। अगर वे सिर्फ पोषक तत्वों के नुकसान के बारे में सोचें तो वे मान सकते हैं कि एक ही सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वही
वही एक टूट जाए तो जड़ वाला आलू मर सकता है। फिर उसने पूछा कि बड थिनिंग के बाद अगला स्टेप क्या होगा। उसने कहा कि उन्होंने स्वस्थ आर्टिफिशियल सॉइल तैयार कर लिया है, उसमें कॉम्पोस्ट मिला दिया है, मिट्टी को जोता है और हवा के संचार को बेहतर किया है। इस तरह की मिट्टी न सिर्फ आलूओं को फायदा पहुंचाएगी बल्कि अनचाहे खरपतवार भी उगेंगे जो पोषक तत्व चुरा लेंगे। उन्हें भी हटाना होगा। ये सब तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही सब समझ सकते हैं, क्रेटोस चिल्लाया और सभी से कहा कि इसे एक जोरदार तालियों से नवाजो। ये एक जीनियस है, एक खेती के जीनियस हार्डॉक। सब लोग उसे जीनियस कहने लगे, बार बार ताली बजाते रहे। हार्डॉक बेहद चिढ़ा हुआ दिखा, लेकिन ये सब बस उसका दिखावा था। उसने कहा कि उसकी माँ हमेशा उसे बेवकूफ कहती थी और अब वो अपने आंसू छिपाते हुए मुंह फेर लिया और सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। क्रेटोस उसके पास आया और कहा कि वो डीमन काइंड की बुद्धिमान और ज्ञानी आत्मा है और आज से वो फार्मर कॉर्प्स का चीफ लीडर होगा। हार्डॉक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक डीमन है और ये सब बकवास है। उसकी बुद्धि सिर्फ मारने और चुराने के लिए है। क्रेटोस ने पूछा कि सब लोग क्या कर रहे हैं और कहा कि उन्हें डीमन काइंड के एलीट का सम्मान करना चाहिए। सभी किसान और भी जोर से चीयर करने लगे। हार्डॉक ने सबको चुप रहने को कहा, उन्हें मूर्ख और नीच कहा, लेकिन तुरंत ही पलट गया और बोला कि उन्हें बस सही तरह से उसका अनुसरण करना है और वो थोड़ी बहुत लीडरशिप कर लेगा। सब और भी ज्यादा पागल हो गए और चीयर करने लगे। एक स्टेटस विंडो प्रकट हुई और क्राटोस को बताया गया कि उसने 4 साइकोलॉजिकल बैटल्स में जीत हासिल की है। क्राटोस ने पूछा कि इसका मतलब क्या है और उसने देखा कि उसने बॉल के उपेक्षित दिल को समझा और उसे एक लॉयल सबॉर्डिनेट बना दिया। क्राटोस ने कहा कि उसे तो पता भी नहीं चला। अशूरा के केस में उसने फ्रेंडलेस अशूरा को एक दोस्त दिया और उसकी हिंसा को कम किया, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। सेरी के लिए उसने उसके दिल को पिघलाया जिसने कभी प्यार नहीं किया था और उसने सोचा कि उसने ऐसा किया भी क्या था। हार्डॉक के लिए उसने उसमें आत्मविश्वास डाला क्योंकि वो हमेशा से मान्यता चाहता था। क्राटोस ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा कि सबके दिल इतने फ्रेजाइल थे। उसे 200 हैप्पी पॉइंट्स मिले और अब वो एक नई स्किल ब्लड आई अनलॉक कर सकता है। क्राटोस ने कहा कि ये स्किल तो ओरिजिनल गेम में थी ही नहीं, जैसे फार्मिंग थ्रोन भी नहीं था। स्किल कहती है कि वो जिस लक्ष्य को देख रहा है उसका 6 घंटे का भविष्य देख सकता है। टारगेट कोई जीव या वस्तु हो सकता है। फिर वो अगले लाइन को देखकर चौंक गया क्योंकि उसमें लिखा था कि वो आसमान तक देख सकता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो खुद एक वेदरमैन बन गया है। अब कहानी कहीं और कूदती है, डीमन लॉर्ड की भूमि और मानवों की सीमा के बीच। हम देखते हैं विलेज ऑफ द एग्जाइल्ड और कोई जोर से जमीन पर पैर पटकता है। देखो कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि टामू वर्जन्स ऑफ लॉयड और जावियर हैं। जावियर ने कहा कि लगता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। लॉयड ने कहा कि ये वाकई राहत की बात है। जावियर ने उसे इतनी अच्छी केयर देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अगले जन्म में वो चाहता है कि उसे एक मजबूत शरीर मिले। लॉयड ने कहा कि वो अमीर बनना चाहता है, एक नोबल जिसके पास पैसा हो और जो लोगों को आदेश दे सके। जावियर ने कहा कि शायद ये सपना वो अगले जीवन में भी पूरा नहीं कर पाएगा। उन्होंने किमची से कहा कि वो किंगडम लौटने का प्लान कर रहे हैं, क्या वो भी उनके साथ जाना चाहता है। किमची ने कहा कि उसे नहीं पता क्योंकि उसे ये तक याद नहीं कि वो है कौन। वो कभी ह्यूमंस के बीच नहीं रहा और जब वो पहली बार इस गांव में आया था तो लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया था। उसे नहीं पता कि क्या ऐसा कोई इंसान कहीं और स्वीकार भी किया जाएगा या नहीं। जावियर और लॉयड ने उसे देखा और जावियर ने सीधा कह दिया कि भाई को अपने कपड़े बदलने चाहिए। उन्होंने उसे ढक दिया और लॉयड ने कहा कि वो अब भी अपने अजीब कपड़े नहीं छोड़ रहा। जावियर ने कहा कि शायद वो उसके लिए कुछ खास है। किमची ने कहा कि वो भी उन्हें उतारना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा है। जावियर ने किसी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि केवल इस वजह से कि कोई एग्जाइल का वंशज है उसे ऐसे जगह पर रहना पड़े, ये बहुत क्रूर है और जब वो राजा से मिलेगा तो उसकी कहानी जरूर बताएगा। किमची ने कहा कि वो एक नोबल था जो डीमन टेरिटरी के पास स्काउट करने के लिए राजकीय आदेश पर आया था। वो एक डिसेंट इंसान है क्योंकि उसमें बेवजह का अभिमान नहीं है और वो सम्मानजनक है। किमची सोचता है कि वो कैसा इंसान था क्योंकि उसे अपने बारे में बस इतना याद आता है कि उसने डीमंस की हत्या की थी। उसने कहा कि उसने बस अपने कर्तव्य का पालन किया और बार बार हत्या करता गया। उसके जैसे इंसान के लिए मारने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वापस चलते हैं किसानों के पास। वे अपने पहले अंकुर को देखकर पागल हो गए हैं, सबको चिल्लाकर दिखा रहे हैं। बाले और सरगी उन्हें देख रहे हैं और सरगी बहुत खुश दिखती है। फ्लूट फिर अशूरा से कहती है कि स्प्राउट्स आ चुके हैं और अशूरा पूछता है कि वो इससे क्या करे। क्राटोस ने फार्मर कॉर्प्स को बताया कि अब उन्हें अगला फेज शुरू करना है, अर्थिंग अप। उसने जीनियस चीफ कल्टिवेटर हार्डॉक को इसे समझाने को कहा। हार्डॉक ने कहा कि अर्थिंग अप का मतलब है स्प्राउट की स्टेम को थोड़ा मिट्टी से ढकना ताकि यंग आलू सनलाइट में एक्सपोज न हो। अगर ऐसा हुआ तो उनका रंग बदल जाएगा, स्वाद खराब होगा और वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसे पोटेटो डार्कनिंग कहा जा सकता है। क्राटोस ने सबको कहा कि इस ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन के लिए तालियां बजाओ। फिर उसने आसमान की ओर देखा आज का मौसम चेक करने के लिए। उसने कहा कि इस एबिलिटी में 200 पॉइंट्स इन्वेस्ट करना सही था और अब ये एनहांस्ड हो गई है। इसका एक्टिवेशन कंडीशन है बिना पलक झपकाए 200 सेकंड्स तक देखना। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे ड्राई आइस के कारण और सब सोचने लगे कि वो फिर से रो रहा है स्प्राउट्स ग्रो होने की खुशी में। अंत में एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। अगले 6 घंटे सनी और ड्राई रहेंगे और उसे शायद ह्यूमिडिफायर बाहर रखना चाहिए। उसने कहा कि आज कोई रेजर विंड्स नहीं है
और टीबोन को आराम करना चाहिए। तभी जेफ्रोस आया और कहा कि एक अर्जेंट रिपोर्ट है। -2 स्टार मास्टर प्लानस का एक सबॉर्डिनेट आया है और उसका नाम है लेप्लो, -2 स्टार मास्टर का लॉयल रिटेनर। उन्होंने क्राटोस को ग्रीट किया और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रूट है, जिसने सीज फायर ऑर्डर और फार्मिंग मैसेज मिलने के तुरंत बाद बताया कि 3rd स्टार मास्टर रस्ट ने उन पर फुल असॉल्ट कर दिया। उसने कहा कि डीमन लॉर्ड कमजोर है और अब वे नए डीमन लॉर्ड बनेंगे। क्राटोस ने कहा कि ये सब एक जैसे ही हैं। जेफ्रोस ने कहा कि अगर रस्टर ने प्लानस को सबजुगेट कर लिया और फिर मिल गए तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्राटोस ने कहा कि भले ही उनके लेवल कम हो लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है और प्लानस के गिरने से पहले ही उन्हें हराना होगा। लेकिन वो फार्मिंग भी छोड़कर नहीं जा सकते। वो जगह जहाँ हमला हो रहा है, बॉटमलेस एबिस ऑफ द डेड, जिसे स्वॉम्प ऑफ डिके भी कहते हैं, वो गेम मैप से 10 गुना बड़ी है और बहुत दूर है। अबैंडन वेल जो गेम में पावर अप्स और वॉप्स देता था वो अब काम नहीं कर रहा, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड के कासल के नीचे वाला भी नहीं। क्राटोस सोचता है कि फार्मिंग और फाइटिंग को कैसे बैलेंस करे। फिर सोचता है चिंता किस बात की, वो तो डीमन लॉर्ड है और फाइनल बॉस खुद तो बाहर नहीं जाता। फिर उसने सर्जी को स्वीट टॉक करके मना लिया, लेकिन सर्जी ने कहा कि वो ये क्राटोस के लिए नहीं कर रही। बेल ने कहा कि वो जो भी कहेगा वो करेगा और अब 4 हेवनली जनरल्स में से 2 युद्ध के लिए निकल गए और कुछ दूसरे डीमंस भी उनके साथ गए। क्योंकि वे बॉस एरिया से जा रहे हैं, शॉर्टकट सिस्टम पूरी तरह से जुड़ा है। एक क्विक राउट सीधे स्वॉम्प ऑफ डीके तक जाता है। क्राटोस और हार्डॉक पीछे रहेंगे और पूरी तरह से आलू उगाने पर फोकस करेंगे। अब स्वॉम्प ऑफ डीके में सब कुछ जल रहा है और चारों ओर ट्रेंट की लाशें हैं। हम देखते हैं कि प्लानस घुटनों पर है, दर्द में, और पूछ रहा है रस्टर से कि उसने डीमन लॉर्ड के आदेश की अवहेलना करके कैसे बगावत की। रस्ट ने कहा कि ये एक रिबेलियन है, लेकिन गलत मत समझो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब युद्ध रोकने का मतलब हमारी डीमन रेस का विनाश है। प्लानस ने कहा कि डीमन लॉर्ड ने कहा था कि वो जमीन को उपजाऊ बना सकता है और हमें ह्यूमन से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। रस्ट ने कहा कि समस्या वो नहीं है, लड़ना हमारी डीमन रेस का गौरव और इतिहास है। जैसे ही रस्ट हमला करता है, हवा में कुछ उड़ता है माइनस, और वो है बॉल का हथियार जो रस्ट के हाथ से उसका हथियार गिरा देता है। रस्ट चौंक कर देखता है, सामने है सर्जी और बेल। सर्जी कहती है कि हाँ, वे एक लड़ाकू नस्ल हैं, लड़ना और मारना उन्हें पसंद है। तभी हम फ्लूट को कहीं भागते हुए देखते हैं। वापस चलते हैं सर्गी की ओर। माइनस उसने पूछा रस्टर से, माइनस क्या उसे पता है कि वे ऐसे क्यों हो गए और सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? फ्लूट अपने पापा को बुलाती है, जल्दी चलो खेत में। सैरी कहती है कि अब शायद सबको समझ में आ जाएगा कि जान बचाना जान लेना से कहीं ज्यादा गर्व की बात है। जैसे ही फ्लूट और बाकी लोग उस क्षेत्र को देखते हैं, पूरा क्षेत्र उपजाऊ हो गया है, इतना ज्यादा कि डियर्क और बाकी सब रो रहे हैं और अशूरा भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा। जेफ्रोस और हार्डॉक संतुष्ट दिखते हैं और क्रेटोस देखता है कि सब फर्टिलिटी का जश्न मना रहे हैं।